मेरे एक साथी की बात मुझे याद है। वो मुझे बोला कि मैं बोल नहीं पाता हूं पब्लिक के सामने, समझा नहीं पाता। आपकी तरह कैसे समझाऊं जैसे आप समझाते हो। और जो भी साथी चाहता है कि अपने समाज को और समझाए, उसके लिए बस एक ही सजेशन है, एक ही सुझाव है कि इस मुद्दे पर जो भी व्यक्ति बोल रहा हो, इस मुद्दे पर जो भी व्यक्ति बोल रहा हो, उसको सुनिए एक बारी। जब आप उसको सुनोगे ना, तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि इसके बोलने में गड़बड़ क्या है, ये गलती क्या कर रहा है, इसको और कैसे मतलब सुधारा जा सकता है। मैं जब बोलूं तो इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, और वो भी लिया ना दूसरा भी फोन, कि और गड़बड़ क्या हो सकती है। और जब ये मालूम पड़ जाए तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास एक समझ पैदा होनी शुरू हो जाती है और आपके दिमाग में सब सेव रहता है। जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है सब निकल आता है। कभी ऐसा किसी ने महसूस किया हो कि हमें मालूम पता ही नहीं चला, कब पता चला इस बात का जवाब हमारे पास अपने आप ही आ गया? है कोई ऐसा जो लगातार सुनता आ रहा हो? बना कभी ऐसा है? कहां पे हाथ खड़ा करो, बताओ किस किस को ऐसा हो लगा एक बारी? ऐसा हुआ कभी? वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से कि हमें उन चीजों का पता था और हमें मालूम भी नहीं था कि हमें पता है। तो इसका इको थोड़ा कम कर दो ना। तो इस बात का मतलब यह है कि जो यहां बोला जाए, एक बार उसको यह जरूर परखना कि यह बात कहीं झूठ या सच कितनी है। अगर उसमें कोई आंकड़े में गड़बड़ है तो उसको ठीक कर सकते हो, और यदि तथ्यात्मक रूप से लॉजिकली उसके तर्क में कुछ गड़बड़ है तो उसको आप अपने तरीके से उसको ठीक करने में हिचकिचाना नहीं है। मतलब जो यहां से बोला जाए उसको परमानेंट शब्दावली में मतलब ना माना जाए। अभी का सेशन हम लेंगे, इस सेशन का जो मकसद है वो ये है। अभी आपने कौन सा सेशन लिया था? अभी जो सेशन हम लेंगे वो लेंगे कि आप सुबह से लेकर के रात तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, किसके इशारे पर करते हैं, क्या आप सचमुच वो करना चाहते हो, और जिस कीमत पर आप करते हो क्या उस कीमत पर आपको वो चीज चाहिए। यानी आपको जो चीज उस कीमत पर मिलती है क्या वो आपको चाहिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये सड़कें चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको जिस तरह का पहनावा इन लोगों ने दिया है वही चाहिए कि आपको अपनी मर्जी का चाहिए, आपके बच्चे को शिक्षा कैसी चाहिए, आप बीमार हैं तो उसका इलाज आपको किस तरह से चाहिए, कौन सी पैथी चाहिए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर या रेकी, या जो भी कौन सी विधि से आप अपना इलाज चाहते हो, भोजन आप कैसा चाहते हो, आपको कैसा दिया जा रहा है, जीवन आप कैसा चाहते हो और आपको कैसा दिया जा रहा है, यह स्पष्टता आपको होनी चाहिए। इसकी स्पष्टता के लिए जितना ज्ञान आप अर्जन कर सकें, जितनी भी चीजें आप जान सकें उतना कम रहेगा। इसलिए कुछ टॉपिक पर हम आपको बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। बस एक बात आपको समझनी है, जब भी कोई भी बात आप करने लगो किसी से भी, या जब भी किसी चीज के बारे में जानने लगो, तो एक बार यह देखो कि जो वो चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका लाभ किसको मिल रहा है।
समझ रहे हैं ना, लाभ। और वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीक जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो किसने बनाई है? यदि वो आपने बनाई है तो आपके फायदे की चीज है, यदि वो मैंने बनाई है तो मेरे फायदे की चीज है, यदि वो किसी कंपनी ने बनाई है तो वो किसके फायदे की है? कंपनी के फायदे की है। बस ये ध्यान देना। जैसे अभी एक बात चल रही थी, सुबह एक बात चल रही थी कि कोई भी व्यक्ति, यहां हम जहां हैं, यहां से वो झरिया बोला था आपने, वो जगह है झरिया, यहां पे कोयले की खदान बनाई उन्होंने। यहां वो बता रहे हैं कि कई बार तो वो नीचे से उसको बिल्कुल खोखला कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो धंस जाता है, और कुछ एक पिता पुत्र की वहां मौत हो गई, लेकिन फिर भी वो रोजी रोटी के चक्कर में वहां से जाते नहीं है कि यहां रोजगार हमें मिल रहा है। कुछ लोग वहां मतलब डरे सहमे तो रहते हैं, लेकिन वो वहां से निकलते नहीं। अब मैं देखा कि कोयला किस वजह से निकाला उन्होंने बोलते हैं कि कोयले से ऊर्जा हमको मिलती है। उस कोयले को निकालने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? ड्रिल मशीन, ट्रक है, मतलब बिजली भी यूज हो रही है, डीजल पेट्रोल भी यूज हो रहा है। अच्छा, नई नई तकनीक बन रही है, वो तकनीक के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मतलब कमाल की बात यह है कि कोयले से बिजली बनती है, उस बिजली से नए नए कारखाने चलते हैं, उन कारखानों से जो यंत्र बनते हैं, उन यंत्रों से और उन साधनों से फिर से दोबारा कोयला निकालने की मशीन बन रही है। नहीं समझ रहे आप? मतलब उस कोयले को निकालने के लिए जिन मशीनों को बनाना पड़ता है, उसके लिए कितना कोयला फूकना पड़ता है, उसके लिए कितनी ऊर्जा लगती है, इसकी कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पा रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भी है कि कोयला जहां निकला है वहां की पॉपुलेशन के लिए है, वहां की जनता के लिए है, वो देश की संपत्ति है। तो ठीक है जी, जो उससे आमदनी होगी हम देश के खजाने में जमा कर देंगे, ऐसा कह करके देश की सरकारों ने या पार्लियामेंट ने या विधानसभाओं ने ऐसा गेम खेलना चालू कर दिया कि आपके एक एक टन कोयले पे सिर्फ 1 रुपया ही रॉयल्टी मिलेगी सरकार को। ले लो 1 रुपया, मतलब आपको मिलेगा ही कुछ नहीं, सारा प्रॉफिट तो कंपनियां ले जाएंगी। अब आते हैं जिस चीज का दम भरते हैं सरकारें, चाहे वो आपको सिलेंडर देने का हो, चाहे वो आपके घर में टॉयलेट खोदने का हो, चाहे वो आपके घर में नल की सप्लाई देने का हो, चाहे वो खेत के अंदर सब्सिडी के माध्यम से आपको हाइब्रिड बीज देने का, डीएपी, यूरिया, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड देने का, या फिर आपको सब्सिडी के ऊपर ही ड्रोन देने का या नए उपकरण देने का, जितना भी वो दम भरती हैं, एक बार पलट कर देखिए कि उसका लाभ किसको मिलता है। फार्मा कंपनियों में कोई काम करता है? फार्मा कंपनियों से जुड़ा हुआ कोई है? एलोपैथी के ड्रग से एक भाई वो हैं। मैं आपको बताता हूं, फार्मा कंपनियों का खेल बताता हूं। जो दवाई आपको 400-500 रुपए की मिलती है, जो पूरा पत्ता आपको दवाई का 400-500 रुपए का मिलता है, यानी 40-50 रुपए की एक टैबलेट मिलती है, उस पे बनाने में कितना खर्च आता होगा? एक जेनरिक दवा जिसकी कीमत 50 पैसे पड़ती है, वो जेनरिक में उसको बेचा जाता है 10 रुपए पत्ता। अगर आप उसे पेटेंट में लेते हैं तो वो आपको 100 रुपए पत्ता। यानी आपको जो 100 रुपए की मिल रही है वो 50 पैसा उसका खर्चा होता है, इसका यह मतलब है। जनरल नाम उसका जान लीजिए, ऑक्साल्जिन टैबलेट। हाँ हाँ, सुमो टैबलेट, उसका खर्च सिर्फ कंपनी का सारा कॉस्ट लगा के 50 पैसा, टोटल कॉस्ट, यानी कि उसकी कंपनी की पूरा टैक्स, बिजली, बैठिए प्लीज, टैक्स, बिजली, सबकी तनख्वाह और उसको स्टोर तक पहुंचाने का टोटल खर्चा एक दवाई का, एक टैबलेट का लगभग 50 पैसे रहता है, जिसकी वो जो हमें 10 टैबलेट का पत्ता, उसकी कीमत 50 पैसे रहती है, जो हमको 100 रुपए का मिलता है।
यानी जो मैंने 50 रुपए वाला पूछा था उसकी कीमत 25 रुपए की होगी, 25 पैसे की, सॉरी। ठीक है, यानी अगर आप एलोपैथी खा रहे हो, इधर से समझ लाना, अगर आप एलोपैथी की दवाई खा रहे हो तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? कंपनी को। और कमाल की बात क्या है कि हमारा शरीर सिंथेटिक और एलोपैथिक दवाइयां खाने के लिए बना ही नहीं है, वो तो दुश्मन मानता है। एलोपैथी दवाई क्या करेगी? अपने तंत्रिका तंत्र को, अपने नर्वस सिस्टम को सुन्न करने का काम करेगी। वो खाली हमें आभास कराती है कि तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं है, दर्द हो रहा था, आपने दवा खा ली, तो वो आपके नर्वस सिस्टम को सुन कर देगी। वो बोलेगी कि अभी दिमाग तक दर्द वाला मैसेज नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तकलीफ खत्म हो गई है, आपको तकलीफ महसूस होना बंद हो गया। समझ रहे हैं? आपको नुकसान, कंपनी को फायदा। अगर यही इलाज आपको अपनी रसोई से मिलता हो, आपको अपने खेत में मिलता हो, आपको अपने पड़ोस की किसी जड़ी बूटी से मिलता हो, तो कंपनी का फायदा कि आपका फायदा? आपका फायदा ना हो जाए इसलिए सरकार में बैठे गुंडे कोई राउंड अप जैसी कोई दवाई मोन्सेंटो की वो छिड़कवा देंगे और वो कहेंगे ये खरपतवार है, इसको खत्म कर दो, ये नशे के पौधे हैं, इनको खत्म कर दो। जो दवाई के पौधे हैं उनको नशे के पौधे बता करके कानून बना करके बैन कर दिया गया। चाहे अफीम हो, चाहे भांग हो। भांग तो इतना गजब का पौधा है कि अगर उसके ऊपर ही पूरा व्याख्यान इतना लंबा चला जा सकता है। कपड़े उसके बन सकते हैं, भवन उसके बन सकते हैं, जापान में बिस्तर उनके बनते हैं, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, वो नीचे ही बिछा करके उसके गद्दे बनाते हैं भांग के। और हम लोगों को कहा जाता है कि ये नशे की चीज है और उसका कानून बना के रोका जाता है, क्योंकि हमारे लोगों को समझ नहीं है। पहले दिन से जिस लड़ाई को जब शुरू किया था तो हम एक ही बात कहते आए हैं कि ये लड़ाई केवल समझ की है, ये ज्ञान युद्ध है। जिस दिन आपको पता चल गया कि ये जो गैस सिलेंडर है ये आपकी आंखों को धुएं से बचाने के लिए नहीं है, ये आपकी ऊर्जा के ऊपर नियंत्रण करने के लिए है। जब आपके घर में गाय रखते हो तो आप अपना दूध, घी, अपना देसी, अपना असली खा सकते हो, प्योर। लेकिन वही चीज अगर आपको पैकेट में बंद मिलती है तो क्या दिया जा रहा है आपको भी नहीं मालूम। क्यों? पैकेट वाले खाने में तो कंपनी जो देगी वो लेगा। अब वो आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि गाय रखना, भैंस पालना ये महंगा पड़ता है और दूध का पैकेट मंगवाना सस्ता पड़ता है। और दूध का पैकेट जहां से बनता है वहां से कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो लोग पनीर भी देंगे आपको, वो लस्सी भी देंगे बना के, वो स्ट्रॉबेरी वाला दूध भी देंगे। स्ट्रॉबेरी वाला दूध देखा है ना, वो थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी रंग में होता है। इसकी कहानी मैं बताता हूं और जिन्होंने नहीं सुना उनको बता देता हूं। हमारा एक जानकार था जो अंदर किसी बड़े प्लांट में काम करता था। मैं गया था उससे मिलने के लिए, और जब मैं उससे मिलने गया तो अंदर मैंने देखा कि वो दूध की ब्लीचिंग कर रहे थे, सफेद कर रहे थे दूध को, उसका रंग। तो मैंने उनको बोला कि ये दूध को तुम ब्लीचिंग क्यों कर रहे हो? उसने बोला कि असल में क्या होता है, पहले तो जो किसान था वो हाथ से दूध निकालता था, गाय को धोता था या भैंस को, तो वो जब दूध निकालता था तो कोई थन वगैरह अगर खराब है, उसमें पस पड़ गई है, बीमार है, कट लग गया है, तो उसको छोड़ देता था और उसके कटड़े को, बछड़े को भी पीने नहीं देता था, उसको ऐसे ही रख देता था ताकि उस पर घाव ना हो। अभी क्या होता है कि यहाँ पे जो काम करने वाला मजदूर है वो गौर से देखता नहीं है और वो मशीनें जो होती है, कप जो होता है, वो सक्शन पंप होता है, वो थन के ऊपर लगा देते हैं मशीन, वो ऐसे लगा देते हैं। तो जिस भैंस के वो थन के अंदर पस है, उसमें ब्लड आया हुआ है, जख्म पड़ा हुआ है, कीड़े पड़े हुए हैं, वो उसको दूध निकाल के वो दूध के साथ ही आ जाता है। तो वो असल में वो सारा का सारा राद और पस और वो खून है बेसिकली, तो उसकी वजह से दूध का रंग थोड़ा खराब हो गया है।
तो इसको ब्लीचिंग कर देंगे, जितना हो जाएगा साफ उतना ठीक है, नहीं होएगा तो बाद में इसी के अंदर अपना स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर डाल के बोल देंगे स्ट्रॉबेरी दूध है। और फिर जो अच्छे अपने आप को अमीर कहने वाले अपने बच्चों को पढ़ाने खिलाने के लिए बाहर लेके जाते हैं, वो बड़े खुश होकर के वो टेट्रा पैक में देते हैं, पाइप लगा करके, उनको दिखता भी नहीं है वो पी क्या रहे हैं। कटोरे में डाला हो तो दिखता है ना क्या दूध के अंदर कोई मच्छर मक्खी कोई रंग उसका कुछ ऐसा पड़ा हो, उनको मालूम ही नहीं चलता क्या पी रहे हैं। अभी मैंने स्ट्रॉ बोली, ये बोली ना पाइप डाल करके पीते हैं। अब इसके अंदर भी षड्यंत्र, मतलब क्या क्या मैं बताऊं आपको। पहले ये बोला जाता था ना आपके घरों में ना, कभी मतलब मैं तो अपने घर की बात बताता हूं, हम जब बड़े होने लगे तब हमारे घर में गिलास आए थे। उससे पहले हमारे घर में पानी के लिए लोटा होता था और दूध के लिए कटोरा होता था। चाय तो घरों में बनती ही नहीं थी, है ना। चाय तो उनके घरों में बनती थी जिनके घर में दूध नहीं होता था। मतलब चाय पिलाना जो है वो बेइज्जती की निशानी होती थी पहले, अभी तो इसको शान की निशानी बना दी, वो कहानियां अलग है। लेकिन मैंने अच्छा, पानी के बर्तन रखने के लिए भी अपने पास क्या होता था, घड़ा होता था या पीतल की टोकनी बोलते थे हम लोग, वो होती थी। अच्छा, दाल बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, उसका बर्तन भी लोटे के शेप में ही होता था, घड़े के शेप में ही होता था। आप दूध गर्म रख रहे हो, वो भी इसी शेप में होता था। आप मदानी लगाने के लिए बिलोनी है आपके पास, वो भी इसी शेप में होती थी। सारे बर्तन इसी शेप में क्यों होते थे? तो अब जाकर के हम लोगों को पता चलता है, ओ तरह की, ये तो इतना बड़ा नॉलेज, इतना बड़ा ज्ञान था हमारे लोगों के पास। वो बता रहे थे कि जो भी बर्तन है या पानी जो होता है लिक्विड, हम जब साइंस पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, 11वीं 12वीं में जाके एक नाम आता है जिसका नाम होता है सरफेस टेंशन। उसका जितने भी वो सरफेस है, सरफेस को क्या बोलेंगे? पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ तनाव। वो बोलते हैं कि जितना वो सरफेस खुला होगा, जितना लंबा होगा, उतना सरफेस टेंशन कम होगा, और जितना वो सघन होगा, जितना भीड़ा होगा, उतना सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। और उन मॉलिक्यूल्स के सरफेस टेंशन के हिसाब से वो शरीर के अंदर बदलाव लेकर के आएंगे। यानी ज्यादा सरफेस टेंशन वाला लिक्विड पिएंगे तो आदमी के शरीर में भी टेंशन बढ़ेगी, दिमाग में भी टेंशन बढ़ेगी और बीमारियां बढ़ेंगी। इसीलिए वो बर्तन का मुंह, वो सारी चीजें, वो उसका नीचे से वो पोर्शन खुला ही रहता था, चौड़ा रहता था। यानी पानी पीने का लोटे का मुंह भी इस टाइप का होता था। तो इन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने देखा कि ये लोटा तो छोड़ने वाले हैं नहीं, लोटे के जितने ही साइज का वो मग्गा लेके आए, उसमें बोला ये पकड़ने में आसानी रहती है, और मग्गे का साइज छोटा होता फिर वो गिलास में आ गया। और आजकल तो वो मैं देखता हूं बाहर, वो मैंने कल वो चाय वाला कप देखा, अब तो इतना पतला हो गया, वो बिल्कुल ऐसे पतला और ज्यादा। और छोटे बच्चे तो जो जूस पी रहे हैं, जो छोटा मोटा कबाड़ पी रहे हैं बाजार से लेकर के, वो छोटे छोटे डब्बे में, उसमें तो अब पाइप आ गई, बिल्कुल पेन के जितना साइज उस पाइप का है, पेन से भी पतली। मतलब वो इतनी पतली कर दी, इतना सरफेस टेंशन कर दिया ताकि आपके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टेंशन हो। मतलब बीमार करने का इंतजाम उन्होंने आपके खाने में कर दिया। फिर बीमार करने का इंतजाम आपके खाना बनाने में भी कर दिया। उन्होंने देखा कि अगर बर्तन लकड़ी का हो, अगर हमारा बर्तन हमारा इसका मिट्टी का होगा तो ये लोग जमीन से भी जुड़े रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, इनका इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा। अगर ये बर्तन लोहे का होगा तो आयरन की कमी इनको कभी नहीं होगी। अगर ये धीमी आंच में पकाएंगे तो इनको गैस में, इनके पेट में गैस्ट्रिक कभी नहीं बनेगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको दिए बर्तन एल्यूमिनियम के, कि लोहे का जो बर्तन है वो महंगा पड़ेगा और एल्यूमिनियम सस्ता कर दो। तो सस्ता एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर खाली गर्म करना छोड़ो, ठंडा पानी भी अगर एल्यूमिनियम के बर्तन में रखा रहता है तो एल्यूमिनियम धीरे धीरे उसके अंदर मिक्सअप होकर के बॉडी के अंदर जाता रहता है। और मरकरी और एल्यूमिनियम
बहुत हैवी एलिमेंट्स में आते हैं, और एक बार बॉडी में चले गए तो आपके ब्लड का इस तरह से वो प्रदूषित करते हैं कि तब आपको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। एल्यूमिनियम हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता है, बल्कि वो हमारी पीनियल ग्लैंड को भी अटैक करता है। पीनियल ग्लैंड समझते हो? पीनियल ग्लैंड यहां पे होती है। वो पीनियल ग्लैंड का काम क्या है? पीनियल ग्लैंड का काम है कुदरत के साथ आपका कनेक्शन बनाए रखना, जिसको आप भगवान कहते हो, जिसको आप परमात्मा कहते हो, जिसको हम 5 तत्व भी कहते हैं। वो कनेक्शन बनाए रखने के लिए, वो कनेक्शन बनाए रखने का लाभ क्या है? उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जीवन में हमें किस तरह के निर्णय लेने हैं, उसकी सही और गलत की समझ देने का काम वो पीनियल ग्लैंड करती है। वो समझ आपकी चली जाए, उसके लिए आपकी पीनियल ग्लैंड का बंद होना जरूरी है, जिसको आप कहते हैं ना तीसरा नेत्र यहां होता है, ऐसे बोलते हैं ना, तीसरी आंख। वो तीसरी आंख है। जो इल्यूमिनाती वाला सिंबल देखा होगा किसी ने, उसमें वो जो आंख है ना, वो तीसरी आंख का सिंबल है उनकी तरफ से। वो दूसरा सिंबल भी है, बताने के लिए कहते हैं कि हम सब तुमको देख रहे हैं, वो कैमरा भी है। लेकिन रियलिटी में जब आध्यात्मिक एंगल से जाओगे तो आंख जो है वो उस पीनियल ग्लैंड के लिए है, जो तब खुलती है जब अंधेरा हो, सफेद लाइट ना हो, जब एकांत हो, जब शांति हो, जब शरीर स्वस्थ हो, जब हवा साफ हो, आसपास माहौल खुश वाला हो, खुशनुमा हो, वो तब खुलती है। और वो तब बंद होती है जब आसपास आपकी बॉडी के अंदर एल्यूमिनियम हो, वाईफाई की रेडिएशन हो, ग्लाइफोसेट का सेवन आपने कर लिया हो। ग्लाइफोसेट किस किस में होता है? डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, जितने भी केमिकल्स खेत के अंदर डलते हैं सब में ग्लाइफोसेट यूज होता है। या एल्यूमिनियम हो गया, वाईफाई हो गया, और क्या चीज है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे इस पीनियल ग्लैंड के ऊपर होता है? फ्लोराइड। वाईफाई रेडिएशन तो बोल दिया। फ्लोराइड जो आपके पानी में डाल के दिया जाता है, जो आपके घरों में जो नल आ रहा है ना, उस नल के अंदर वो फ्लोराइड डाल के दे रहे हैं। पेस्ट में सोडियम लोरेल सल्फेट और ग्लाइफोसेट सबसे ज्यादा होता है, फ्लोराइड भी डालते हैं। यानी किसी भी तरह से वो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल डालना उनका पर्पस है कि इनकी पीनियल ग्लैंड डिफेक्टिव हो जाए। पीनियल ग्लैंड डिफेक्टिव हो गई मतलब आप सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। तब आप ये नहीं देख पाएंगे कि लड़ना किससे है, किसके आगे नतमस्तक होना है, किसके आगे सरेंडर करना है। अपने ही लोगों को धोखा देने में हम लगे रहते हैं, क्योंकि हमारी तब सोचने समझने की क्षमता हो गई खत्म। तब हम समझ नहीं पाएंगे कि भाई हमको दिखाई नहीं देगा कि जो माताएं अपना सारा काम चूल्हे पर करती थी और लकड़ी या उपले जला करके जो अपना भोजन बनाते थे और धुएं में ही रहते थे, उनको तो किसी को चश्मा नहीं चढ़ा हुआ था। और जो गैस वाली है वो सारी चश्मे वाली हो रही है, अब नहीं है। चूल्हे के आगे बैठ के रोटी बनाने वाली मां को कोई दिक्कत नहीं है। जो हाथ वाली चक्की पीसने वाली मां है उसके तो 8-8, 10-10 बच्चे हैं नॉर्मल डिलीवरी के। और अभी गैस पे रोटी बनाने वाली और पका पकाया बना बनाया भोजन करने वाली, उनके सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं सिजेरियन। ये समझने की ताकत खत्म हो जाएगी कि वो क्या था कि जब वो इतने बच्चे पैदा करने में भी शरीर खराब नहीं होता था, और अब ऐसा क्या है कि एक बच्चा पैदा करने में शरीर खराब हो रहा है। तब क्या था कि एक भी माता को यूट्रस कैंसर नहीं था, और अब ऐसा क्या आया है। सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया है माताओं को, जिनके यूरिनल इन्फेक्शन बढ़ा है? टॉयलेट की शीट ने, जो पीरियड्स के दौरान यूज होने वाले पैड आपको लगाए जाते हैं उसने। आपको नहीं मालूम है, कॉटन बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन आपको बताया यह गया
कि वो अनपढ़ता की निशानी है या फिर पिछड़ेपन की निशानी है, और अब नया जो बच्चे हैं वो यूज करेंगे वो। और तीसरा उस सबसे ज्यादा नुकसान किया गैस ने। गैस जब रखी जाती है तो उसका जो आंच है वो सीधा पेट के ऊपर अटैक होता है। चौथा नुकसान किया मालाडी या फिर ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें बताया गया कि तुम गर्भ निरोधक गोलियां खाओ। उन्होंने यूट्रस के कैंसर होने लगे उसके बाद, उससे पहले कभी नहीं हुए। चाहे कॉपर टी हो, चाहे अनवांटेड हो, चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव जो आई पिल टाइप का वो कुछ आता है, जितना भी ये जिसने खाया उन सब माताओं के शरीर खराब हुए। अब ये बात हमको सिखाई कभी किसी ने नहीं, ना कोई स्कूल में सिखा रहा है, ना कोई हमको गांव में बैठकर कोई मंत्रणा हो रही है, ना कोई डॉक्टर हमको बता रहा है कि ये सब चीजें नहीं खानी है, बल्कि डॉक्टर तो प्रमोट कर रहा है कि ये सब करना है। 10वीं की क्लास में एंटी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गोलियां तो सरकार ही प्रमोट कर रही है ना। अब हम पिछले 8-10 साल से जितना भी हम दौड़ रहे थे, मैं कंक्लूजन पे एक बात पर पहुंचा कि विधानसभा और लोकसभा में बैठकर जिस भी चीज का प्रचार हो रहा है, एक बार नजर दौड़ाकर देखो तो सही उसका असली फायदा किसको पहुंच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज हमारी पीनियल ग्लैंड पे अटैक कर रही हो, या हमें वो बीमार कर रही हो, या वो हमारे घर से पैसा खींच रही हो, या वो हमारे समाज को तोड़ रही हो, या हमारे परिवार में नशा बढ़ा रही हो, या हमारे अपराध को बढ़ा रही हो, या उस व्यवस्था को तोड़ रही हो, पुरानी परंपरा को, भारत को तोड़ने की परंपरा तो नहीं है, और हमको किसी तरह से मजबूर बनाने की परंपरा तो नहीं है। एक बार देखो तो सही, तो आपको पता चलेगा सारी की सारी योजनाओं में से इन्हीं में से कुछ ना कुछ एक हो रहा होता है। मतलब उसमें आपका फायदा कम हो रहा होता है और नुकसान ज्यादा हो रहा होता है, क्योंकि बाजार तो चाहेगा कि आप बीमार पड़ो। बीमार पड़ोगे तभी तो उन फार्मा कंपनियां चलेंगी। फार्मा कंपनियां चलेंगी वही तो आपके नेताओं को जो है पार्टियों को फंड देंगी। पार्टियों को फंड मिलेगा तो वो दोबारा सत्ता में आएंगे। दोबारा सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आकर वैसी पॉलिसी बनाएंगे कि आप फिर से और बीमार पड़ो। भाई जिस डॉक्टर को देखो, हम यहां बैठे हैं, सिर्फ बोल बोलकर हम अगर इलाज इस तरह का करना सीख जाएं एक दूसरे से कि भाई ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस तरह का व्यवहार करना है, ये ऋतुचर्या, ये दिनचर्या इस तरह फॉलो करनी है, उसमें तो कोई खर्चा नहीं होता है सीखने में। पर अगर किसी की मेडिकल की डिग्री, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया लगाकर उसको मेडिकल की डिग्री मिली है, उस डिग्री के बाद में उसको हॉस्पिटल के लिए कर्जा लोन चाहिए, उस लोन की अदायगी के लिए तो उसको पैसा चाहिएगा। अब पैसा चाहिए किसी को अगर लोन की अदायगी के लिए, तो वो तो दुआ करेगा ना कि सब बीमार पड़े। वो तो यही वेट करेगा कि हे भगवान सबको हार्ट अटैक आए, सबके घुटने खराब हो जाएं, सबका लीवर खराब हो जाए, सबकी किडनी फेल हो जाए, ताकि मेरी दुकान ठीक चले। डॉक्टर तो यही दुआ करेगा ना, क्योंकि उसकी दुकानदारी चलेगी ही हमारे बीमार होने से है। तो अब पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां उन्हीं की है जिनके फर्टिलाइजर्स की कंपनियां हैं, जिनके तेल के कुएं हैं, जो पेट्रोल डीजल की कंपनियों के मालिक हैं, जो पेस्टिसाइड और यूरिया बनाने की कंपनियां हैं। यानी कि तेल के कुएं का शोधन करने के बाद जो एपीआई बचेगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको इस्तेमाल करके आपका डीएपी और यूरिया बनेगा, फर्टिलाइजर्स बनेंगे। वो खेत में डालकर जब आप बीमार पड़ोगे तो उसके इलाज के लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी। वो फार्मा कंपनियां भी उन्हीं लोगों की है। जब आप बीमार पड़ोगे तो आपको मशीनों की जरूरत पड़ेगी, घर बैठे अपने उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पता चलता है ट्रैक्टर कंपनी की जो पेटेंट है वो भी उन्हीं के नाम पर है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी उन्हीं के नाम पर है, आपके खेतों के अंदर काम करने वाली सारी टेक्नोलॉजी का पेटेंट उनके नाम पर है। पता चलता है कि सड़कों के ऊपर चल रहे जो वाहन हैं उनका पेटेंट भी उन्हीं के नाम पर है। यानी पेट्रोल डीजल भी उनका, गाड़ियां भी उनकी, ट्रक भी उनके, कार भी उनकी, मोटरसाइकिल भी उनकी, आपके खेत में चलने वाला पंप भी उनका, आपके खेत में चलने वाले ड्रोन भी उनके, खेत में जलने वाला केमिकल भी उनका, आपके कपड़ों की कंपनियां भी उनकी, फार्मा कंपनियां भी उनकी, जूता कंपनियां भी उनकी।
जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं सब उन्हीं के हैं। इसका मतलब हम तो सारी जिंदगी कमा कमा के इन कंपनियों को ही भरने में लगे पड़े हैं। नहीं समझे बात आप? भाई दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हम समाज के लोग इतना जागृत हो जाएं और अपने गांव को इस तरह का बनाने के लिए परिकल्पना करें कि हम अपना पैसा, अपने गांव का पैसा या अपना धन या अपनी मेहनत किसी कंपनी को नहीं बल्कि गांव के ही किसी व्यक्ति को देंगे। हम सारे लोग आपस में एक दूसरे को मजबूत करें और हमारी कमाई का हिस्सा हम एक दूसरे को ही दें। इसमें हमारी समृद्धि है, या हम सारे के सारे अपनी सारी कमाई को कंपनियों को देते रहें, इसमें समृद्धि है? एक दूसरे को दें तब ना। लेकिन जो सरकार में बैठे आदमी हैं, जिनको हम लोग विधानसभा और लोकसभा में बैठे लोग हैं, ये लोग तो ऐसा प्रमोशन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां प्रचारित हों, ज्यादा से ज्यादा कम फैक्ट्रियां लगे। वो कहते हैं फैक्ट्री लगेगी तो आपको रोजगार मिलेगा। कभी गौर से देखा है आपके आसपास लगी फैक्ट्री में उस गांव से कितने लोगों को रोजगार मिलता है? जिनकी जमीन है केवल उनको, बस ना के बराबर रोजगार मिलेगा। हमारे हरियाणा में भी यही कहा गया, आपके दिल्ली में भी यही कहा गया, आपके झारखंड में भी यही कहा गया, बिहार में भी यही कहा गया कि कंपनियां आएंगी तो रोजगार मिलेगा। आपके यहां 4 लेन सड़क बनेगी तो रोजगार बनेंगे। लेकिन रोजगार आपको नहीं मिल रहे, बाकी सबको मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है ना। उनको भी, जिनको मिला हुआ है उनको भी शुरुआत में ही मिलता है, बाद में उनको भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा तो तुम अपना निकलो। पर्पस प्रोजेक्ट विकास का नहीं है, पर्पस आपकी जमीन हथियाने का है, पर्पस आपके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने का है। मकसद आप लोगों को यह एहसास दिलाने का है कि आप लोग गुलाम हो, आपको गुलामों की तरह बिहेव करना है। इसीलिए आपकी शिक्षा प्रणाली के अंदर ऐसा तंत्र बना दिया कि बच्चा आपका स्कूल में जाए तो जरूर, आपको लगे तो जरूर कि वो स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल में वो पढ़ाई सिर्फ एक ही टाइप की पढ़ रहा है, जो किताब में लिखा हुआ है, जो मैडम ने बोल दिया है, जो मैडम ने लिखवाया है, जो सिलेबस में आएगा, उससे बाहर ना पढ़ोगे, उससे बाहर ना सोचोगे, उससे बाहर ना बोलोगे, उससे बाहर ना लिखोगे। वही लिखना होगा जो तुमको बताया गया है। यदि एज इट इज वही लिखोगे तो ही तुम्हारे नंबर आएंगे, नंबर आएंगे तो ही तुमको आगे दाखला मिलेगा, आगे दाखला मिलेगा तो ही तुम फॉर्म भर पाओगे, तो ही फॉर्म भर पाओगे तो ही तुम्हें नौकरी मिलेगी। यानी हमारी पूरी पढ़ाई जीवन के आधार पर नहीं बल्कि नौकरी के आधार पर केंद्रित होकर के रह गई। नहीं आपको लगता कि हमको जैसा लगता है जैसे हम अपने बच्चों को बस नौकरी के लिए यानी नौकर बनाने के लिए, 2 टाइप के नौकर हैं, एक सरकार का नौकर और एक प्राइवेट नौकर। सरकार का नौकर कौन है? सबसे छोटे नौकर को मान लो, सबसे कम तनख्वाह वाला हम चपड़ासी मान लेते हैं, सबसे ज्यादा तनख्वाह वाला कोई IAS IPS अधिकारी मान लेते हैं। एक छोटा नौकर है, एक बड़ा नौकर है। छोटे नौकर से लेकर बड़े नौकर तक, चाहे वो चपड़ासी है, चाहे वो कानागो है, चाहे पटवारी है, चाहे DC है, चाहे कोई भी है, उसका एक ही टारगेट है कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को अधिक से अधिक गुलाम बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान दे। यही है ना। वो आपको डांटने के अलावा दूसरा काम तो नहीं करता। पुलिस अधिकारी आपकी सुरक्षा तो नहीं करता, DC आपको बचाने का काम तो नहीं करता ना। कोई पटवारी है वो आपकी जमीन को बचाने का काम नहीं करता, बल्कि वो आपकी जमीन के सारे कागज ऊपर मालिकों को देने का काम करता है। दूसरा है प्राइवेट नौकर, प्राइवेट कंपनी का नौकर। प्राइवेट कंपनी का जो भी नौकर होगा, भाई एक बात सोचो, प्राइवेट कंपनी किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपया तनख्वाह केवल तब दे सकती है यदि वो आदमी उस कंपनी को 10 लाख रुपया कमाकर देता हो। तो जब हम 10 लाख रुपया कमाकर कंपनी को दे सकते हैं तो क्या 10 लाख रुपया कमाकर अपने गांव को नहीं दे सकते? नहीं क्या भाई? कंपनी तो तभी देगी ना आपको सैलरी। कभी देखा है कि कंपनी 1 लाख रुपए का काम करने वाले को 1 लाख का सैलरी देती हो? कभी नहीं देती। कम से कम 10 गुना कमाने वाले को उतना सैलरी देती, यानी 10 गुना कमाएगा तो 1 गुना सैलरी मिलती है। तो जब वो आदमी उतना काम करने का टैलेंट रखता है, लेकिन वो उस कमाने वाले आदमी को दिन रात
काम का बोझ ज्यादा कर देगी, आदमियों की संख्या कम कर देगी कंपनी, जिसकी वजह से आदमी के ऊपर बोझ प्रेशर रहेगा काम करने का, काम का प्रेशर रहेगा तो समय की कमी रहेगी, समय की कमी रहेगी तो इस तरह के कार्यक्रम में नहीं आ पाएगा, वो अपनी समझ को डेवलप नहीं कर पाएगा, नई किताबें नहीं पढ़ पाएगा, नई चीजें नहीं जान पाएगा, नई चीजें नहीं जान पाएगा, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा जो गुलामी का ये दौर है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्यों? फिर नौकरी का एक ड्रॉबैक भी है। नौकरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, छोटी हो या बड़ी, जैसे ही कंपनी आपको नौकरी से निकाल देगी आप फिर जीरो पे आ जाओगे, फिर आपको दोबारा से नौकरी की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन अपने टैलेंट का, अपने हुनर का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जितना आपने सीख लिया, जितने लोगों से कांटेक्ट बना लिया, जितने लोगों से ईमानदारी से आपने जुड़ गए, वो सारे आदमी आपके हैं। आज साबुन बेचने वाला काम धंधा नहीं चल रहा है, कल को घी बेचने लग जाओगे तो वो भी कस्टमर आपके यहाँ, अगर ईमानदारी से काम करके जोड़े हुए हैं तो। कल को लकड़ी का काम करने लग जाओगे तो भी आपके कस्टमर है, बिजली का काम करने लग जाओगे तो भी आपके कस्टमर है, कोई मैकेनिकल करने लग जाओगे तो भी आपके वो लोग हैं। यानी अपने हाथ से किया हुआ काम जितना सीख लिया वो कभी आपको भूखा नहीं मरने देगा। अर्थात जीवन जीने के लिए यदि आपके पास कोई 2-3 चीज चाहिए तो वो क्या है, आपके पास थोड़ी सी ही, बेशक बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कि अपने खाने लायक आप लोग सब्जियां वगैरह, थोड़ा बहुत अनाज उगा सकें, अपना खाने लायक थोड़ी बहुत जमीन हो, आपके पास अपने हाथ से कुछ करने का हुनर हो, उठने बैठने के लिए आपके पास समाज हो यानी अपना गांव हो। इतनी सी चीजें हो, मन के अंदर शांति हो, परिवार में प्रेम हो, अगर ये भी चीजें हैं तो हम लोग बहुत अमीर कैटेगरी में आ जाएंगे। क्यों? अमीरों के घर में ये सब नहीं मिलता है। हमारे पास समय की उपलब्धता है, ये सबसे बड़ी अमीरी है, क्योंकि टाइम इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ। अगर सेहत है और समय है, खुशी है और प्रेम है, भाईचारा और गांव है, प्राकृतिक संपदा है, अपना पानी है, अपना बीज है, अपनी जमीन है, अपने लोग हैं, इससे बड़ी अमीरी कोई नहीं हो सकती। लेकिन पूरा तंत्र एक काम पे लगा हुआ है, जमीन बेचकर बाहर चले जाओ, जाकर किसी कंपनी की नौकरी करो, गांव छोड़कर शहर चले जाओ, कोई किसी का नहीं होता है, खेत में कुछ नहीं रखा है, ऐसी बातें कहेंगे। वो आपको बोलेंगे कि बिहार जो है ना, मतलब हमारे उधर चले जाओगे नॉर्थ में ना, बिहारियों का मतलब दिहाड़ीदार, और जबकि मैं बिहारियों का मतलब समझता हूं क्रांतिकारी, मतलब मैं बिहारियों का मतलब समझ रहा हूं क्रांतिकारी, और वो कह रहे हैं बिहारियों का मतलब दिहाड़ीदार। अब वो दिहाड़ीदार कौन है? दिहाड़ीदार कौन है? किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई सड़क का ठेका लिया, उस पे काम करने के लिए उसे सस्ते मजदूर चाहिए, वो यहां का धनबाद का, रांची का आदमी नहीं जाएगा, वहां पटना का आदमी नहीं जाएगा, वहां उस इलाके का आदमी जाएगा जहां पर मतलब इस तरह का हाल है कि सूखा बहुत पड़ता है, जमीन में कुछ होता नहीं है, या सरकार ने उनकी सारी जमीनों को कब्जा कर लिया है, या बाढ़ बहुत ज्यादा आती है किसी ऐसे इलाके के अंदर। उन आदमियों के पास अगर अनाज की कमी है तो वो लोग थोड़ी दुविधा में है, परेशानी में है, तो उन लोगों को वो लेकर जाता है ठेकेदार, वहां कंपनी के साथ ठेका करता है 400 रुपया दिहाड़ी का, और यहां से लेके जाता है वो 100 रुपया, 150 200 रुपया दिहाड़ी पे। ऐसे जाते हैं ना, वो जाकर के वहां देखते हैं कि यार यहां तो दिहाड़ी का रेट ही ज्यादा है, हमको तो ठेकेदार कुछ नहीं देता है, फिर वो इंडिपेंडेंट अपना काम चालू करते हैं वहां के, यार ये तो बढ़िया है, और वो अपनी कल्चर को यहां से भूल करके वहां पर जाकर चालू कर देते हैं। और जिस बिहार को वो कह रहे हैं कि यहां तरक्की नहीं है, जिस उड़ीसा के जंगलों में या आदिवासियों के जंगलों को उजाड़ने के लिए वो इतना खेल खेलते हैं कि जंगलों में कुछ नहीं रखा, जमीन में कुछ नहीं रखा, खेती में कुछ नहीं रखा, वो जमीन फिर ऐसे किसी आदमी को कैसे चाहिए जो रोज का 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाता है? गौतम अडानी को जमीन चाहिए आपकी, अंबानी को भी जमीन चाहिए आपकी, टाटा को भी जमीन चाहिए आपकी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को सबको जमीन चाहिए आपकी। तो जमीन अगर इतनी नकारा होती और कुछ भी पैदा करने लायक नहीं होती तो इनको क्यों चाहिए, जिनके पास सब कुछ है? जिनके पास सब कुछ है अगर उनको भी जमीन चाहिए तो मतलब जमीन से कीमती कुछ भी नहीं है। अपनी जमीन छोड़ने के बारे में सोचना भी मत।
चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, गांव में जितनी जमीन है, इसलिए पहले कहा करते थे जिसने जमीन बेच दी समझो मां बेच दी। धरती को माता बोलते थे ना, दूध बेच दिया तो पूत बेच दिया, जमीन बेच दी तो मां बेच दी। इस तरह की कहावतें इसलिए कही हमारे बुजुर्गों ने कि गलती से भी आने वाली पीढ़ियां जमीन बेचने के बारे में सोचने ना लगे, गलती से भी ये लोग अपनी जमीन को, अपने गांव को छोड़कर जाने की बात ना करने लगे, अपनी जमीन को बचाने की बजाय भागने की दिशा में ना सोचें। हम दोबारा से जनता सरकार मोर्चा के साथ ही इस प्रण के साथ निकले हैं कि कम से कम आप लोगों को इतना समझा पाए, हम आपको बता पाए या आपके बीच ये बीज डाल पाए बात का कि भाई आपको बीज भी बचाना है, आपको अपनी जमीन भी बचानी है, आपको गांव भी बचाना है, क्योंकि भारत का मतलब गांव है। गांव बचेगा तो ही देश बचेगा। तो इसके ऊपर बड़े लंबी चर्चाएं सुबह से लेकर शाम तक की है, चाहे टॉयलेट का आपके घर में क्या रोल है, जंगल का आपके घर में क्या रोल है, पशुओं का क्या रोल है, पानी का किस तरह से बचाव करना है, फिर बीजों को कैसे बचाना है, जमीनों को कैसे बचाना है, भाईचारे को कैसे बचाना है, अपनी व्यवस्था को कैसे बचाना है। इन सब के ऊपर अगर टैग लाइन एक हम आपको बताएं कि आपको मोटे तौर पर क्या करना है, कोई आपसे पूछे तुम करना क्या चाहते हो, कोई पूछे ये जनता सरकार मोर्चा वाले चाहते क्या हैं, तो बस आपको एक ही बात बोलनी है, भाई हम अपना जल जंगल जमीन बचाना चाहते हैं। एक वो हमारे आदिवासी साथी थे, क्या क्या बोलते थे, माटी रोटी बेटी, माटी बेटी रोटी, ये तीनों चीजों पे हम अपना अधिकार चाहते हैं। यही है ना, उसी को बचाना अपना मकसद है। वही जल जंगल जमीन है, माटी बेटी रोटी, ये एक ये वाली लाइन भी ऐड होती है इसके अंदर, कितनी खूबसूरती से ऐड होती है कि ये बचाना हमारा मकसद है। दूसरे नंबर पर हमारा मकसद क्या है? दूसरा मकसद है कि जल जंगल जमीन शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन चीजों में से पूंजीवाद को निकालना है। पूंजीवाद का मतलब यह है कि उसका फायदा किसी भी प्राइवेट कंपनी को ना मिले। मतलब पानी है ना, पानी वो किसी ने बनाया तो नहीं है, ना ही बना सकते हम लोग, ना फैक्ट्री में बन सकता। तो पानी किसने दिया हमको? प्रकृति ने, परमात्मा ने दिया। उसका कोई आदमी पैसा कैसे ले सकता है? नहीं। जिस दिन 1 लाख लोग समझे हुए पैदा हो गए, मतलब खड़े हो गए जनता सरकार मोर्चा के, जो रैली करेंगे उसमें अगर 1 लाख लोग समझे हुए आते हैं, उस दिन इस देश में अगर कोई ऐलान होगा तो उसमें के पहले ऐलानों में से एक ऐलान यह होगा कि इस देश में पानी का कोई मोल नहीं लिया जाएगा किसी से भी। पानी तो परमात्मा का दिया हुआ है कि नहीं है? बताओ भाई। हमारे पुरखे जब किसी को पानी पीने के लिए देते थे, अपने घर से घड़ा खरीद कर लाते, अपने घर से पानी भरते, कुएं से भरते और रास्ते में रखते प्याऊ, कि कोई प्यासा मर रहा हो तो ये पीते हुए आगे निकल जाए। घड़े में पानी कम होता दिखाई दे तो उसको फिर से भरते होते थे। उसका पैसा लेते थे क्या? कोई आदमी अगर बोतल में बंद करके दे देगा तो उसका पैसा लेने का अधिकार हो जाएगा उसको? इनका गेम है ये। अगर आपने सिर्फ पानी को भी अगर अपने कब्जे में रख लिया, अपनी जमीन को अपने कब्जे में रख लिया और अपने गांव के अधिकार अपने कब्जे में रख लिए, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। हमें समझ का ही खेल है सारा, इसीलिए सारे मुद्दों को जोड़ रहे हैं। कभी ये रसोई गैस के जरिए आपके घर में घुसेंगे, कभी ये पानी के जरिए, कभी बिजली के जरिए, कभी कोयले के जरिए, कभी सड़कों के जरिए, कभी नौकरी के जरिए, कभी खेती के जरिए, कभी बीजों के जरिए, कभी स्टाइफंड के जरिए, कभी बच्चों को बस्ता देने के लिए आएंगे, कभी आपको फ्री का इंजेक्शन लगाने आएंगे, कभी आपको फ्री किताबें देने आएंगे, कभी आपको फ्री वर्दी देने आएंगे, कभी फ्री शिक्षा देने आएंगे, कभी कुछ भी देने आएंगे। और हमको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि हमने अपना बच्चा तुम्हारे भरोसे पैदा नहीं किया है, हमने अपना बच्चा अपने दम पर पैदा किया। हम पाल सकते हैं अपने बच्चों को। हमको यह याद रखना जरूरी है कि हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हम उठा सकते हैं। तुम सिर्फ हमारे समाज को बर्बाद करना बंद कर दो। हमको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जितना क्लाइमेट चेंज के ऊपर और पेड़ लगाने के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर जितनी बकवास चल रही है, ये प्योर बकवास है सरकारों की। ये हरामखोर लोग आप लोगों को जताना चाहते हैं कि ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये पर्यावरण रक्षा के लिए नहीं।
ये आपका ध्यान बटाने के लिए है कि आपका ध्यान पेड़ लगाने की तरफ चला जाए, जबकि असलियत में वो आपसे पेड़ लगवाएंगे, कहेंगे एक पेड़ लगाओ बेटी के नाम, एक पेड़ लगाओ फलाने ढिमकाने के नाम, लेकिन साथ के साथ बोलेंगे 2 लाख एकड़ जमीन पर बने हुए जंगल के जंगल उजाड़ देते हैं। वो हजारों साल पुराने जंगल ऐसे उजाड़ देते हैं, कटाकट करके, मशीन चला करके। आदमी सिर्फ जंगल के अंदर हस्तक्षेप करना बंद कर दे, वो कटाई बंद कर दे, चारों तरफ जंगल ही जंगल, पर्यावरण ही पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा, साफ हवा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कोरोना के दौर में लॉकडाउन लगा था ना, सारी नदियां साफ हो गई थी क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई। कोई जरूरत नहीं थी नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने की। सारी हवा साफ हो गई, सारे पशु पक्षी जीव जंतु सड़कों पे आ गए, एकदम मस्ती से झूमने लगे, चारों तरफ एकदम खुशहाल माहौल बन गया। ये सड़कों पे चलते हुई गाड़ियां, ये उनके लिए हैं भाई, हमारे लिए नहीं है। ये सड़कें उनके लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। हमको क्या करना है? हमको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम अपने गांव में करना है। हम उस बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना है, उस बच्चे को समाज के लिए तैयार करना है, उस बच्चे को फैक्ट्रियों के अंदर नौकरी लगने के लिए तैयार नहीं करना है। हम किसी का नौकर बनाने के लिए बच्चा पैदा नहीं करते हैं। ऐसा थोड़ी होता छोटे बच्चे को खिलाते हैं, अरे मेरा बेटा बड़ा होके बहुत अच्छा नौकर बनेगा, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम। है बता तू टाटा का नौकर बनेगा कि अंबानी का बनेगा कि अदानी का बनेगा? है अरे उसको इंसान पैदा किया हमने, उसको एक अच्छा इंसान बने, वो अपने समाज के काम आए, ऐसा बच्चा हम पैदा करना, ऐसा हमने सोचा है। तो हम अपने बच्चों की परवरिश इसी तरीके से करें कि वो बच्चा समाज के लिए तैयार हो, ना कि कंपनियों के लिए या नौकर बनने के लिए। प्रकृति को बचाने की अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इस तरह से हमको अपने गांव की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बस एक बात ध्यान दे देना, आप ये सोचोगे कि जनता सरकार मोर्चा ये करेगा, अरे आप ही तो जनता सरकार मोर्चा हो। यदि आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, बस ये बात ध्यान रखना। बच्चे आपके हैं, बर्बादी आपकी है, गांव आपका है, लड़ाई आपकी है, लड़नी आप ही को पड़ेगी। हाँ, जिसको समझ में नहीं आया है वो समझने की कोशिश करो, जिसको समझ में आ गया है वो समझाने की कोशिश करो। समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको भी नहीं आएगा जो बातें हमने कही हैं। 2 दिन में 3 दिन में कैसे समझ आएगा? लगातार सुनना होगा, लगातार समझना होगा। कहीं बात अटक रही है फिर से पूछना होगा, फिर से इसके ऊपर चर्चा करनी होगी, फिर बैठकें करनी होंगी, फिर समझ में आएगा, तब जाकर के पता चलेगा। इसलिए इसको बहुत ही गहराई से समझने का मुद्दा है। इसको छोटा मुद्दा मत समझिए, आप इसको हल्का मुद्दा मत समझिए। बाकी आप सब लोगों ने देखा ही है, आप सबने देखा ही है कि जब भी आपको ये इस तरह की क्रांतिकारी बात या सही बात जब आप बताने चलते हो तो आपको जानने वाले और आपकी पहचान वाले लोग आपको पागल डिक्लेयर कर देते हैं। आपके आसपास के लोग आपसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बस आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि थोड़े दिन पहले तक आप ठीक थे, जिस दिन से तुमने ये जनता सरकार मोर्चा को सुना या बलारा को सुन लिया, तब से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो ऐसा बोलते हैं। उससे बचने का एक तरीका है, अपने आसपास और अपने मित्रों की मंडली को बिल्कुल मत समझाओ, ठीक है ना? उसको मत समझाओ। क्या करो, आपस में एक दूसरे से आज नंबर अदला बदली और जान पहचान आपकी हो ही गई है। आज की मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये हो ही गया है। तो क्या करना है, आपने अपने दोस्तों को बोलो कि यार तुम अपने गांव में मीटिंग करो और 10, 20, 50 लोग बुला लो, मैं बोलने के लिए आऊंगा, ठीक है ना? मतलब खुद जाओ किसी और गांव में और उस गांव वाले को बुलाओ अपने गांव में। खुद ज्यादा ज्ञानी मत बनो। जितना रिश्ता नजदीक होगा, नजदीक का रिश्ता समझाने के लिए नहीं बना होता, समझने के लिए बना होता है। पिता को आप कैसे समझा दोगे बताओ भाई? पिता को आप कैसे, वो तो बाप है ना पहले से ही, बाप को कैसे समझा दोगे यार तुम? और जो बेटा होता है वो तो बाप का भी बाप होता है, उसको भी आप नहीं समझा सकते। और पत्नी होती है वो तो सबकी ही मां होती है, उसको आप नहीं समझा सकते। और मां तो मां होती ही है, उसको भी नहीं आप समझा सकते। ना आप पत्नी को समझा सकते। भाई के अंदर वो आपका दोस्त ढूंढता है, भाई आपके अंदर गुरु नहीं ढूंढता। भाई जो है ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो,
वो आपके अंदर दोस्त ढूंढता है, वो गुरु नहीं ढूंढता। उसको ज्ञान मत दो भाई को, ना भाई को ज्ञान देने की जरूरत, ना बहन को, ना पत्नी को, ना पति को, ना दोस्त, ना अपने दोस्तों को। ना ही दोस्त मस्ती के लिए होते हैं, तो उनको ज्ञान देने के लिए दूसरे बंदे को बुलाओ। क्यों? एक तो लिहाज में सुनेगा। अब क्या है कि मान लो विष्णु भाई हैं, अपने गांव में आसपास के लोगों को बोलेंगे, अब बोल देंगे कि भाई वो उन्होंने बोला जितेंद्र भाई को बुला लिया। अब जितेंद्र भाई के आने से पहले, भाई जितेंद्र कमाल का आदमी है, समाज सेवी आदमी है, देश में इतना घूम घूम के लोगों को समझाता है। भाई चाहे अपनी गली में ही घूम घूम के समझाता हो, पर देश भी तो है, गली में भी तो देश है, ठीक है ना। बोले कि यार इतना समझाता है, बहुत ज्ञानी आदमी है, बुला लिया। अब पहले ही दिमाग में उनके आ गया कि भाई विष्णु ने बुलाया है। अब जो मान लो बाई चांस वो ज्ञान की बात ना भी कर पाए, मैं तो ये कह रहा हूं विष्णु ने इतना ही तो बोलना है, यार मेरा गेस्ट है, बेइज्जती तो ना करो। मतलब कम से कम वो हमारी ज्यादा बेइज्जती कर सकते हैं, आए हुए मेहमान की नहीं करेंगे। आए हुए मेहमान की शर्म में आधा घंटा पौना घंटा सुन ही लेंगे। और भैया आधा पौना घंटा अगर किसी की सुन ली तो बात का बीज तो डल ही जाएगा। बात का बीज डल गया तो कल को जैसे ही माहौल अनुकूल होगा, बात आगे बढ़ने के चांसेस हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों को बुलाओ और अपने यहां मीटिंग कराओ, खुद कुछ पंगा लो ही मत। हां, जब आसपास के लोग उस तरह की बात करने लग जाएं, फिर चालू हो जाओ। जब वो खुद आगे से करने लग जाएं, फिर रुकने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो आपसे खुद ही समझेंगे, हाँ यार बात तो तुम ठीक कह रहे हो, फिर बोलेंगे तुम ठीक कह रहे हो। क्योंकि अब वो बात उनकी हो गई है, अब वो बात आपकी नहीं है। अब उन्होंने उस बात को अपना लिया है कि ये बात जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सारे प्रकरण में और इस सारी की सारी दुविधा में, जो आप लोगों को भी बड़ी तकलीफ भी रहती है इस पूरे इशू से, और बहुत से लोग सताए हुए हैं बैंकों के, ये बैंकों का वाला जो सिस्टम है, ये आप में से किस किस को समझ में आ चुका है? किस किस को आ गया है? हाथ खड़ा करो। किस किस को अभी समझना है? आपको समझना है? देखो अब हाथ नीचे करो। एक काम करते हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं उस बात को समझने के। पहला रास्ता यह है कि मैं अभी आपको एक बात बताऊं, क्योंकि पूरा जो रुपए का जो मसला था, हमने लेवल 2 की ट्रेनिंग में घनश्याम वर्मा जी की एक मीटिंग करी थी और उसमें सवाल जवाब किए थे। तो करीब करीब 3 से 4 घंटे की वो वीडियो है। मैं क्या सोच रहा हूं, अभी मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप बता देना मैं ठीक है या गलत है। एक ऑप्शन है कि मैं अभी 1-1.5 घंटा आपका वो सेशन पूरा ले लूं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप आराम से घर पे बैठ करके कॉपी पेन लेके उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें और अच्छे से उसको समझ लें। कौन सा बढ़िया है? घर पे बैठ के करने वाला अच्छा है। मैं अपना भी बता देता हूं, मैं आपको अभी का भी बता देता हूं, मतलब अभी भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मोटे तौर पर आपको 2 चीजें बता रहा हूं। पहली बात, अब आपसे कोई भी आदमी अगर ये पूछता है कि तुम जो बोल रहे हो वो कितना सही है या कितना गलत है, और उसका कोई सबूत तुम्हारे पास है, तो अपने पास जनता सरकार मोर्चा वाली किताब अवेलेबल है। अभी सबने ले ली? किस किस ने नहीं ली? जिसने लेनी है अभी हाथ खड़ा करो, जिसने लेनी है अभी। चलो आप लोग लेके जाएंगे, लेके जाना, अभी वो यहीं पे छोड़ के जाएंगे हम लोग। आपने सारे ने चंदा इकट्ठा करके दे देना है अपने को। मैं ये कह रहा हूं, सबूत के तौर पे अपने पास किताब हो गई, बैंक अधिकारी है, कलेक्टर है, रिकवरी वाला है, कोई भी है, उस किताब को पढ़ना आपको जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो शब्दावली है वो आपकी समझ को डेवलप करने के लिए काफी है। फिर भी उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस, फालतू दिमाग नहीं लगाने की जरूरत। आपने जब लोन मांगा, आपने क्या मांगा? लोन मांगा। आपने बोला मुझे 6,30,000 रुपए का लोन चाहिए। मैं 6,30,000 का क्यों चाहिए वो मैंने क्यों बोला, मैंने 6 लाख का या 5 लाख का नहीं बोला, वो पता चलेगा थोड़ी देर में। सुनो भाई, आपने बैंक वालों से पूछा कि मुझे 6,30,000 रुपए का लोन चाहिए। भाई रुको भाई रुको भाई रुको, वो जो लोन है, जो भी लोन है,
जब आपसे वो साइन करवाता है बैंक वाला, उस साइन करवाने से पहले वो पहले पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। रुको चाचा रुको, है भाई, वो पहले पूछता है कि आपका नाम क्या है। आप जो नाम बताते हो उस पर यकीन नहीं करता, वो आपसे कागज मांगता है, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना वोटर कार्ड दिखाओ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। आप दिखाते हो, फिर वो बोलता है आपको लोन किसके लिए चाहिए। अगर आप गाड़ी के लिए लोन मांग रहे हो तो वो गाड़ी की फोटो खींच के भी अपने पास रखता है। अगर आप घर के लिए लोन मांग रहे हो तो वो घर के कागज, प्लॉट के कागज अपने पास रख लेता है। अगर आप फैक्ट्री के लिए लोन मांगते हो तो उसको भी मॉर्गेज रखता है। मतलब आप जिस भी चीज के लिए लोन मांगते हो वो पहले मॉर्गेज रखता है, उसके बाद वो आपसे कुछ कागजों के ऊपर साइन करवाता है। साइन करवा के वो कहता है कि आपको लोन मिल गया 6,30,000 रुपए का। यही होता है, ठीक है भाई। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको क्या मिलना चाहिए? 6,30,000 रुपए के भारतीय रुपया मिलना चाहिए। अरे बता तो दो, लोन मांगा 6,30,000 रुपए का तो आपको 6,30,000 रुपए मिलने चाहिए। अब आपको दिए जाते हैं डिजिट, वो कंप्यूटर पे ऐसे लिखता है टक, वो आपके खाते में आ जाते हैं, टक खाते में आ गया 6,30,000। वो डिजिट आए ना, खाली अंक आया, उसमें कुछ नहीं मिला आपको। फिर भी कुछ लेने के लिए चले जाओगे, चलो एटीएम से निकलवा के लाते हैं, तो एटीएम से जाकर निकलवा कर लाओगे तो उसमें से जो निकलेगा उस पे तो पर्ची पे लिखा हुआ मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। 1 रुपए का नोट देखा है कभी? 1 रुपए के नोट पर लिखा होता है 1 रुपया और भारत सरकार, 2 चीजें लिखी है। 1 रुपए के अलावा बाकी हर नोट के ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, और साथ में लिखा है गवर्नर के साइन के साथ कि मैं धारक को 2 रुपए देने का वचन देता हूं, या 100 रुपए देने का वचन देता हूं, या 500 रुपए। 1 रुपए पे नहीं लिखा होता कि मैं 1 रुपया देने का वचन देता हूं, क्योंकि वो 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा छापा गया है। वो भारत की करेंसी का नोट है, उसे करेंसी नोट बोला जाता है। और जो बाकी के नोट हैं 1 रुपए को छोड़कर, वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापे जाते हैं, और वो करेंसी नोट नहीं बल्कि वो बैंक नोट हैं। क्या है वो? बैंक नोट। ये देखिए, ये आ गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 1 रुपया, है ना, देखा होगा। ये 1 रुपये का नोट है, इसके ऊपर लिखा होता 1 रुपी, बस 1 रुपया, कुछ नहीं और ये 2 रुपए का नोट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक। इसके अलावा बाकी के सारे नोटों पर यही लिखा होता है। यही होता है कि नहीं होता है? अब ये हो गया नोट, इसमें जाएंगे अब सामान लेने के लिए। 500 का नोट लिया और सामान लेने के लिए चल पड़े। मुझे बस एक बात बता दो, अगर 500 रुपए और 500 रुपए के नोट दोनों में बराबर सामान आता है, फिर तो बैंक ने कोई ठगी नहीं करी, फिर तो ठीक है भाई। 500 रुपए में भी उतने रुपए का सामान आता था और 500 रुपए के नोट में भी उतने का सामान, क्योंकि बैंक आपको क्या बोलेगा? मैंने तुमको डिजिट दिए हो, मैंने तुमको नोट दिए हो, मैंने तुमको कुछ भी दिया हो, तुम सामान तो खरीद कर लाए ना 500 रुपए का, वो ऐसा बोलेगा। अब देखना है कि 500 रुपए का सामान खरीद कर लाए कि कम का लाए। इसको जानने के लिए वो उसमें पड़े हैं काले वाले बैग में, लाइए पानी भी देखना गर्म हो तो। अभी 500 रुपए में 500 रुपए में कितना सामान आता है और 500 रुपए के नोट में कितना सामान आता है, अब यह समझने की बारी है। अब इसको समझो। मैंने देखा कि यार ये 500 रुपये और 500 रुपए का नोट का गड़बड़ क्या है। इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा रुपए का नोट क्या होता है और रुपया क्या होता है। रुपए का नोट और रुपया दोनों अलग अलग है दोस्तों। बस यही बात आपको बचपन से या कभी भी समझाई नहीं जाती, कभी भी आपको सिखाई नहीं जाती। यही पंगा सबसे बड़ा आपके साथ हो रहा है, यही ठगी हो रही है। बस इसको समझ लो आप। इसको समझने के लिए मेरे पास
अभी मेरी जेब में जो है बस वो 2 ही सिक्के हैं। एक सिक्का है जो लोहे वाला है 1 रुपए का, इस पे भी लिखा है 1 रुपी इंडिया। फिर एक सिक्का है ये चांदी वाला सिक्का, ये है 1862 का 63 का, इसके अंदर है 90% चांदी। 1 तोले का वजन है इसका 11.664, उसमें एक तोले में से 90% इसके अंदर चांदी है। अगर 90% इसमें चांदी है तो ये 1 रुपया और ये 1 रुपया, दोनों की वैल्यू क्या है? ये 1 रुपए का सिक्का है ना, ये भी, और ये भी 1 रुपए का सिक्का है, और फिर 1 रुपए का नोट है। अब ये इस टाइप का जो नोट होता है अपने पास जेब में होता है, ये 1 रुपए का नोट है। ये तीनों बराबर होने चाहिए कि तीनों अलग अलग होने चाहिए? अब इनमें से असली कौन सा है ये बता सकते हो? तो इसका मतलब ये नोट कागज वाला नकली है, तो सरकार को जेल होनी चाहिए। तीनों पे 1 रुपया लिखा है और तीनों की वैल्यू बराबर है कि अलग अलग है, इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले जाओ बैंक में। सुनार के पास आपको पुराने सिक्के मिल जाएंगे, ले आना चेक करने के लिए ही सही। जिसके पास जुगाड़ है वो ले आना। अगर आप जाओगे बैंक में, भाई ओ प्रदीप रुक जा, अगर आप जाओगे बैंक में 1 रुपए का सिक्का लेकर जाओगे लोहे वाला, उसको भी 1 रुपए में लेगा। 1 रुपए का नोट लेकर जाओगे 1 रुपए वाला, उसको भी 1 रुपए में लेगा। और 1 रुपए का चांदी का सिक्का लेकर जाओगे तो भी 1 रुपए में लेगा। तीनों को वो 1 रुपए में लेगा, तीनों को जमा कर लेगा, लेकिन जब वापस देगा तो वो लोहे वाला देगा। अगर चांदी वाला चलता नहीं है, अगर ये वो कहता है कि अब ये चलन में नहीं है, यदि ये चलन में नहीं है तो वो ले भी नहीं सकता, लेकिन वो ले रहा है। अगर वो ले रहा है इसका मतलब ये चलन में है। अगर ये चलन में है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, तो बैंक वाला कहता है कि हां बराबर है, वैसे ही बराबर है। हां भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अब आती है वैल्यू बराबर होने की। इसका मतलब यह हो गया कि 500 रुपए और 500 रुपए के नोट की वैल्यू बराबर। जब आपने बोला 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का चांदी का सिक्का, अगर इनकी वैल्यू बराबर, तो इसका मतलब यह भी मान लेते हैं कि 500 रुपए और 500 रुपए के नोट की वैल्यू बराबर। अब इन्हीं नोटों को लेकर चले जाते हैं सुनार के पास। सुनार पर गए, ये लोहे वाला उसको नोट दिया, ये सिक्का दिया लोहे वाला, उसके बदले में बोला कि इसके बदले में मुझे लोहे का ही सिक्का कितना दे दोगे? वो लोहे का ही सिक्का सिर्फ 1 देगा। फिर नोट को दे देंगे उसे, उसको नोट को देंगे, बोले इसके बदले में लोहे के सिक्के कितने दे देगा? उसके बदले में भी 1 लोहे का सिक्का मिलेगा। और अब हम इस चांदी वाले को दे देते हैं, उसको बोलेंगे इसके बदले में लोहे के सिक्के कितने मिल जाएंगे? वो बोलेगा 1000 मिल जाएंगे, लगभग 900 या 1000 मिल जाएंगे ना? नहीं है 1001 के करीब है, 1800-1900 नहीं है, अभी 1001 के करीब है, 900-1000 के बीच है। हम 1000 का मान लेते हैं। अब यहां पंगा क्रिएट हो गया। जब बैंक वाला कह रहा है कि इनकी वैल्यू बराबर है, लेकिन बाजार में जो क्रय शक्ति है वो इस वाले 1 रुपए की क्रय शक्ति 1000 गुना है इससे, नहीं 1000 गुना क्रय शक्ति हो गई। अब इसका मतलब यह हो गया कि जब बात आती है वैल्यू की, तो सरकार के हिसाब से या बैंकों के हिसाब से वैल्यू बराबर हो सकती है, लेकिन जब बात आती है चीजें खरीदने की, तो ये चांदी के सिक्के की कीमत बाकी के सिक्के से 1000 गुना है। समझ रहे हैं? फिर कुछ लोग कहने लगेंगे भाई इसमें तो चांदी है, ये कीमत रुपए की नहीं है, चांदी की है, तो क्या बैंक वालों को नजर नहीं आता कि इसमें चांदी है? फिर तो बैंक वालों को भी नजर आना चाहिए कि इसमें चांदी है, वो दे दे इसके बदले में हमको 1000 सिक्के। लेकिन बैंक वाले नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक वालों को मालूम है कि अगर 1 रुपए का सिक्का है तो वो 1 रुपए में ही चलेगा, और धातु का कोई फर्क नहीं पड़ता
यदि आपका 1 रुपए का सिक्का है, चाहे वो जिस मर्जी धातु का है, वो 1 रुपए का होना चाहिए। फिर सवाल आता है, इसका मतलब 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपया दोनों चीजें अलग अलग हो गई। क्यों जी? इसका मतलब 500 रुपए का नोट और 500 रुपया अलग अलग हो गया। अलग हो गया। अलग होते ही बैंक का फ्रॉड पहले नंबर पर आ गया कि मैंने तुमसे 6,30,000 रुपए मांगे, तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में 6,30,000 रुपए पर मेरे साइन करवाए, लेकिन मुझे दिए बैंक के नोट। और इनकी परचेजिंग पावर अलग अलग है। इसको ऐसे समझो कि सोने का बट्टा, चांदी का बट्टा, पत्थर का बट्टा, या 1 किलो गेहूं हो या लोहे का बट्टा हो। 1 किलो का मतलब 1 किलो होता है। तो 1 किलो चांदी कभी नहीं बोलेंगे हम ये कभी नहीं बोलेंगे 1 किलो चांदी का बट्टा है, 1 किलो सोने का बट्टा है। हम ये बोलेंगे ये 1 किलो है। यानी किलो वो धातु नहीं होती, किलो उसका वजन होता है। इसी प्रकार से रुपया धातु नहीं होती। वो जो कागज आपको दिया है वो कागज नहीं होता, या जो मोबाइल में डिजिट ट्रांसफर करिए वो डिजिट नहीं होती। रुपया उसका मूल्य होता है, रुपया उसकी परचेजिंग पावर होती है, रुपया उसका मानक होता है। क्योंकि रुपया किसी भी वस्तु के मूल्य का मापक है, और मापक बिना मानक के नहीं होता है। तो मानक ही रुपया है। अब पता करो मानक क्या है। आपकी जानकारी में कोई इनकम टैक्स का बंदा है? किसी की जानकारी में है? किसी की जानकारी में इनकम टैक्स में कोई? यदि कोई इनकम टैक्स में नहीं है ना, तो किसी को ढूंढना इनकम टैक्स वाले को, और उससे बस एक सवाल पूछना। क्योंकि हम सब तो ये रिसर्च कर चुके हैं, मैं तो ये आपकी तसल्ली के लिए बोल रहा हूं। हमने तो सारे कागज उस किताब के अंदर लगा रखे हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए बोल रहा हूं, अगर किसी के घर में 4 मोहर मिल जाएं रखी हुई, उसके घर में छापा पड़ा और 4 मोहर मिली, 1 मोहर इंडिया ऐसे लिखा होता है, तो वो जो इनकम टैक्स वाला बंदा है वो कभी भी ये नहीं लिखता है कि इसके घर में 4 मोहर मिली हैं। वो लिखता है इसके घर में 60 रुपए मिले हैं। 1 मोहर 15 रुपए की होती है। यही मानक है रुपए का, 15 रुपए की 1 मोहर। और मोहर में होता है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध सोना, यानी 1 तोला शुद्ध सोना होता है, और वो 15 रुपए में मिलता है। ये हमारे भारतीय रुपए का मानक है। उसके सारे डॉक्यूमेंट हमने इस किताब के अंदर दे दिए हैं। और जब इस 11.664 ग्राम को जब हम 15 से भाग देते हैं, तो आपके 1 रुपए की जो कीमत निकल कर आती है, जो परचेजिंग पावर निकल कर आती है, जो उसका मानक निकल कर आता है, वो आता है 777 मिलीग्राम सोना 24 कैरेट का। और 777 मिलीग्राम सोना जो कि भारत के 1 रुपए में आता है, इसका मतलब ये चांदी का रुपया भी रुपया नहीं है, ये चांदी का रुपया भी रुपए का सिक्का है। ये रुपया नहीं है, ये रुपए का सिक्का है। ये रुपए का चांदी का सिक्का है, ये रुपए का लोहे का सिक्का है, ये रुपए का कोई कागज का नोट है, रुपया नहीं है। रुपया मतलब मानक, मानक मतलब सोना, सोना मतलब 777 मिलीग्राम। और 777 मिलीग्राम सोने की परचेजिंग पावर उतनी ही है जितनी बैंक नोट में, ये जो 2 रुपए वाले हैं, ये बैंक नोट में 6300 रुपए की है। यानी कि जो 6,30,000 रुपए का लोन बैंक ने दिया था और जो आपको बैंक नोट मिले हैं, उनमें उतना ही सामान खरीदा जा सकता है जितना भारत के 100 रुपयों में खरीदा जाता है। अब क्योंकि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो? अरे हो कि नहीं हो? है ना? यदि आप कमाते हो, यदि आप गेहूं उगाते हो, चावल उगाते हो, मेहनत करते हो, तो भारत का रुपया कमाते हो या इंग्लैंड का रुपया कमाते हो? रिजर्व बैंक का तो नहीं कमाते ना। तो जब भी आप अपना रुपया बैंक में जमा कराते हो,
तो आप अपना असली रुपया जमा कराते हो, और जब आप बैंक से निकालते हो तो नकली नोट निकालते हो। यही खेल है बस। दिखाई दे रहे हो जमा कराते हुए भी नोट और निकालते हुए भी नोट, लेकिन असल में जो नोट आपको मिले हैं जब जमा करा रहे हो वो मेहनत से मिले हैं, और जो आपको मिल रहे हैं वो छाप के दिए हैं उन्होंने। यानी आप पूरी जिंदगी कमाते रहते हो और वो पूरी जिंदगी उसके बराबर का छापते रहते हैं। आप कमा कमा कर जितना जमा करते हो उसके बराबर का सोना लेकर वो उड़ जाते हैं और नकली नोट आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। यही आरबीआई ने अपने हाथों से लिख करके हमको दिया है कि हां, तुम्हारे हाथ पे जितना नोट है, आरबीआई का जितना नोट है, सब नकली है। अब ले लो कर्जा हमसे। भाई हम तो पूरी जिंदगी सारे जने जितना मर्जी पे कर देना, कभी पूरा नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। ये जो इन्होंने नए लायक लेकर आए ना, ये ग्रुप लोन दिए इन्होंने लेडीज के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, या जो गांव में छोटे छोटे लोन देने चालू किए, ये जो लोन है ये क्या है? ये असल में हमारी महिलाओं का सम्मान तोड़ने के लिए है। क्योंकि हमारे भारत की एक परंपरा है, हम किसी का रुपया कभी रखना नहीं चाहते, जिससे हमने ले लिया हम वो देना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हम ये मानकर बैठे हैं कि हमको रुपया ही मिला है। रुपया मिला ही नहीं था भैया। जब भी आपका पैसा बैंक से होकर के वापस घूम कर आएगा, आपके साथ 6300 गुना की ठगी होती है। इसीलिए जनधन खाते में आपके खाते खोले गए हैं। अर्थात यदि आपको इस षड्यंत्र से मुक्ति पानी है, यदि आपको अगली जनरेशन्स को बचाना है, यदि आप अपने बच्चों को आजाद देखना चाहते हो, अपनी व्यवस्था चाहते हो, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो, तो बैंकों से लेन देन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और केवल समाज से चालू करना पड़ेगा। तो जिन्होंने ले रखा है, और अगर वो ग्रुप लोन है, तो जितने लोग यहां बैठे हैं, सबसे पहला काम करो, अपने गांव की महिलाओं को जगाओ। जगाने में आज वाली वीडियो काम आ जाए, आज वाली दिखा लो। आज वाली काम ना आए तो वर्मा जी वाली का लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा कि ये वीडियो है, इसको बैठ के ध्यान से सुनो। इसको सुन करके उसमें सारे सवालों के जवाब, कि डीएम अगर आता है तो क्या करना है, तहसीलदार का ऑर्डर है तो क्या करना है, अगर मतलब लॉक लग जाए तो क्या करना है, और मतलब कोई आए, कोई ऐसी बात बोले तो क्या करना है, कोई वैसी बात बोले तो, उसमें सारे सवालों के जवाब दे रखे। वो 3-4 घंटे की है, उसको बिल्कुल याद कर लो। और बैंक वाला जब आपके पास आए, बस आपको एक ही काम करना है। बिहार वाले कौन कौन है यहां? बिहार से कौन कौन है? हाथ नीचे करो। मुझे 2 शिकायतें बिहार और झारखंड के बारे में मिली हैं। आपको उन दोनों पे ध्यान देना है और अपने यहां पर कोई भी गड़बड़ होने से बचाना है। पहली शिकायत यह मिली है कि झारखंड में जनता सरकार मोर्चा का कोई एक साथी है जो अपने ही साथियों के पैसे सट्टे में या किसी ऐसी चीज में लगा रहा है जहां जल्दी पैसा डबल होने की मतलब उम्मीद हो। किसी को मालूम है उसका? हाथ खड़ा करो। नाम वगैरह लेने की जरूरत नहीं। किसी को पता है क्या ऐसे किसी साथी का? पता है क्या? पता है? हाँ चलो, एक को मालूम है। ध्यान देना, किसी को पूछना हो तो उनसे पूछ लेना कि वो कौन है। बच के रहना है ऐसे लोगों से। ठीक है, बात क्लियर है ना जी? दूसरी बात, बिहार से एक साथी है जो लोगों से पैसे ले रहा है आवेदन लगाने के। जनता सरकार मोर्चा आवेदन लगाने का पैसा नहीं लेता है, बिल्कुल स्पष्ट। वो आदमी जनता सरकार मोर्चा का नहीं है, वो कोई ठग होगा। हम लोग सहायता राशि आपसे जो मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं कि आपको ये ना लगे कि फ्री फंड में कोई भी बेवकूफ हमारा बनाता रहे। सुबह से लेकर रात तक जो साथी इस पे लगे हुए हैं वो सारा दिन इसी काम पे लगे रहते हैं, क्योंकि भारत में पूरे भारत में नाम गया हुआ है, तो उस चक्कर में बहुत सारे आवेदन आते हैं। तो वो है ना, वो तो बेचारे, कुछ तो आपको पता नहीं है, सिरदर्दी का लेवल नहीं पता है। 100 आवेदन आते हैं ना, उनमें से 90-95 सिर्फ टेस्टिंग के लिए आते हैं। देखें क्या आवेदन लगाएंगे, देखें कौन सा कागज देंगे, देखें कौन सा वो है, और क्या बोलेंगे 1.5 करोड़ का लोन है और बोलेंगे कि जी हमारे पास
सहायता राशि देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे पास फोन आएगा 1.5 करोड़ का लोन है, सहायता राशि के लिए पैसा नहीं है। मैंने फोन पे ही, वो तो बाई चांस मेरे पास फोन था, मैंने फोन पे बात करा था, मैंने कहा हरामखोर 1 रुपया तो होगा जेब में, इतनी शर्म आ ले, तू 1 रुपया ही करके देख ले। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि ये जो पैसा आप दे रहे हो, ये पैसा किसी भी साथी के घर नहीं जाता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किसी भी साथी को इसकी सैलरी नहीं मिलती है, किसी भी साथी को इसकी तनख्वाह नहीं मिलती है, कोई भी आदमी इसको लेकर के अपने बच्चों को कुछ नहीं खिलाता है। हमने मोर्चे में इतना आदर्श मेंटेन करके अभी तक रखा हुआ है कि कोई भी आदमी समाज के पैसे को अपने बच्चों पर खर्च नहीं करता है। हम इस पैसे को खर्च करते हैं तो केवल समाज के पैसे पे खर्च होता है, केवल समाज के, वो कहीं भी खर्च हो रहा हो, ठीक है ना। अभी इसलिए आपको क्या करना है, अभी हमने एक रूल बदला है, और बस सिंपल सा रूल है, बड़ा कोई ज्यादा रूल नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी देखता है, वो जो अपने वहां बैठे हैं, जो गौरव भाई या दूसरे साथी हैं, जो देखते हैं कि बंदे का आवेदन इतने रुपए का है, वो इतने लाख का आवेदन है, तो वो क्या कहेंगे, अगर मान लो कोई छोटा आवेदन है, कोई 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, मैंने उनको बोला है उनसे तो मात्र चाहे 5 रुपया ले लो, 51 रुपया ले लो, ये तो कोई ज्यादा नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं है कि हमको आपसे पैसा लेना है, वो इसलिए कि आपको लगे कि आपका भी हिस्सा मोर्चे के अंदर आ गया है, आप भी उसके मेंबर बन गए, सिंपल, एक बस आपका कुछ रोल है। तो जिसका लोन छोटा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी का लोन 5 लाख का, 10 लाख का या बड़ा लोन है, तो हम उनको ये बोलते हैं अभी हमने ये रूल बनाया है कि तुमको कम से कम 2 किताबें या 3 किताबें, वो लोन के हिसाब से तुमको इतनी किताबें खरीदनी पड़ेंगी। गलत बात है क्या? मतलब वो किताबें खरीदनी पड़ेंगी। भाई आपको ये कह रहे हैं कि आपसे कोई ये कह रहा है ना कि तुमको 11,000 रुपया, मतलब आपको 11,000 रुपए का सहायता राशि देना पड़ेगा, तो जब आप जमा कराओगे तो आपके घर पर 11 किताबें आ जाएंगी। सही है कि गलत है? वो किताबें लेकर अपने समाज को जगाना चालू कर दो। यानी इट्स नॉट के आपको इसके लिए आपको कोई राशि, हमको ये हमारी जो सहायता राशि है वो ऐसे ही इकट्ठी हो रही है। तो कोई भी आदमी आपसे सीधा पैसा मांगता है, उसको बिल्कुल पैसा नहीं देना है। अपने नाम पर मांगता है, मान लो इस आयोजन के लिए जिन लोगों ने मेहनत करी है, वो लोग अपने नाम पर आपसे मदद मांगते हैं, उनको आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मोर्चे के नाम पर देने की जरूरत नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? आज का जो ये आयोजन है, ये रिस्क लेने का काम भी हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस आयोजन का जो खर्च है उसका भार 2, 4, 5 लोगों के ऊपर ना पड़े। समझ गए ना? क्योंकि रोज रोज नहीं कर पाएंगे वो सब, फिर बंद हो जाएगा ये। तो आपको जितना भी सहयोग ज्यादा हो सकता है, वो यहां कोई है क्या जो ले ले इसको, सहयोग राशि को? कौन लेगा यहां से? हैं? ये विष्णु भाई है, इनको आप दे देना है जितना भी सहयोग राशि आपको देना है। अभी जब आप भोजन के लिए जाएंगे तो, अभी नहीं, अभी उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको पहचान लो, इसका शक्ल देख लो, ये बैठा हुआ, इधर खड़ा हो जाइए, दिखा दीजिए सबको, इनका चेहरा देख लो अच्छे से, ये है वो शख्स। बैठो, ठीक है। तो आपको जितना भी होता है आप इन सबका जरूर आपने हेल्प करनी, मैक्सिमम जितनी ज्यादा हो सके। नाम नहीं लेने के, क्योंकि किसी की एडवर्टाइजमेंट क्यों करनी, चोरों की मशहूरी हम करेंगे क्या? हैं? अरे सतर्क क्या, जो पैसा मांगता है वही। आपका आवेदन लगाने का एक ही तरीका है, बस आपको ऑनलाइन एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर अपने लोन की सारी जानकारी भेजोगे। आपके लोन की जानकारी में कुछ कमी होगी तो वो आपको बताएंगे कि ये कमी पूरी करके दोबारा से एंटर बता दो। जब वो कमी पूरी हो जाएगी तो आपके पास लिंक आ जाएगा सहायता राशि के लिए। वो आपको बोलेगा 2 किताब तो 2 किताब, 3 किताब तो 3 किताब, उतने किताब का आप उधर सहायता राशि जमा कर दो। जैसे ही आप सहायता राशि आज जमा करेंगे, कल सुबह या कल शाम तक आपका आवेदन आ जाएगा। समझ गए ना? कोई फालतू चक्करों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई सिरदर्दी नहीं आपको लेने की जरूरत है। और
किसी भाई को अगर इस सहायता राशि का हिसाब हमसे लेना हो कि सहायता राशि कितने जमा कराई है, कैसे कराई है, तो भाई सहायता राशि जमा मत कराना। क्योंकि चक्कर क्या है, हम हिसाब देने से नहीं डरते हैं, हम इस बात से डरते हैं कि आपके दिमाग में यह बात आई कि हम बेईमान हैं। ठीक है ना, तो देना ही मत, वो सहायता राशि मत देना। अगर आपको यह लगता है कि ये लोग पैसा कमाने के लिए सब कर रहे हैं, तो फिर आपको नहीं जरूरत है जुड़ने की, क्योंकि इस काम के लिए हम लोग घर से नहीं निकले हैं। लड़ाई, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से लड़ाई इसलिए पंगा मोल नहीं लिया है कि हम पैसों के लिए जान, मतलब पैसों के लिए जान गंवाएं। समझ गए ना आप? मतलब ये पंगा पैसों के लिए नहीं लिया जा सकता भाई, ये तो कुछ और ही चीज है जिस चीज के लिए लिया जाता है। ये लड़ाई लड़ने वाले को तो पैसे की कमी होनी ही नहीं चाहिए, ये समाज का दायित्व है। फिर भी हम लोगों को सारे जुगाड़ खुद ही करने पड़ रहे हैं। वो इसलिए करने पड़ रहे हैं कि समाज में कोई बड़ा उद्योगपति जब आता है, वो दान तो दे देता है 2, 4, 5 लाख रुपए का, लेकिन वो बात ऐसे करता है जैसे खरीद लिया हो उसने। इसलिए हम कहते हैं ना भाई, हम तो इन दोस्तों के 10-10 रुपए पे गुजारा कर लेंगे, हम तो इस पे अपना काम चला लेंगे, हम तुम्हारे 5 लाख हमारे को नहीं चाहिए। तो जनता का पैसा, जनता के द्वारा दी गई सहयोग राशि ज्यादा कामयाब है, बजाय इसके कि इस पूरे आंदोलन को किसी उद्योगपति से लेकर के चलाया जाए। इसलिए किसी से नहीं चलाते। हर आंदोलन में हम जब किसी के पास जाते हैं तो वही उद्योगपति बोल देता है, हमारे वाले नेता के बारे में थोड़ा सा हल्का बोल लिया करो। क्यों बोल लिया करें? रखो तुम अपना पैसा, तुम्हारा नहीं चाहिए मदद। हमने क्या मदद मांगी थी तुमसे? हमने यही तो मांगा था कि तुम खाना स्पॉन्सर कर दो, तुम ये जगह स्पॉन्सर कर दो, लेकिन नहीं होता। कोई बात नहीं, फिर सहयोग आ ही जाता है दोस्तों का कहीं ना कहीं से, सभी साथियों का। तो सब साथी मिलकर के अभी तक 3 साल तक आपने मोर्चे को बहुत शानदार तरीके से ऑलरेडी चलाया हुआ है। तो अब आपको जो बैंक मैनेजर जो आ रहा था, मैं इस बात को पूरा कर दूं, अगर कोई रिकवरी वाला आदमी आपकी गाड़ी को रुकवा रहा है, या आपके घर आ रहा है, या आपसे पैसे मांग रहा है, या होम लोन के पैसे मांग रहा है, आपको आवेदन लगाने के बाद तो सिर्फ एक ही बात बोलनी है, ज्यादा बात बोलनी ही नहीं है, कुछ भी फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, तुमने हमसे जो सारा कॉन्ट्रैक्ट किया था वो लिखित में किया था, तुमने हमसे सारे दस्तावेज लिखित में लिए थे। हमने बैंक के सामने कुछ क्वेश्चन खड़े किए हैं कि बैंक ने हमारे साथ धोखा किया है। तुम बस हमारे सवालों के, सभी सवालों के सही संवैधानिक जवाब हमको दे दो और हमसे हमारा सारा पैसा उसी टाइम ले लो। कोई गलत बात तो नहीं है, और दोबारा आएगा ही नहीं। हां, उसके बाद भी अगर वो आपको तंग कर रहा है, जब आप उसको स्पष्ट कर चुके हो कि आपकी नीयत पैसा मारने की नहीं है, आपकी नीयत उसका पैसा खाने की नहीं है, जब वो बात आप स्पष्ट कर चुके हो, उसके बाद भी अगर वो गैर टाइम कोई कॉल करता है, 6-7 बजे के बाद फोन करता है या कुछ और करता है, तो बस फिर आपको एक ही काम करना है कि ये लट रखा है, दोबारा आ गया तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। इतना तो कर ही दोगे? अपने घर पे आए हुए, समझ गए ना, अपने घर पे आए हुए किसी भी आदमी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी कर सकते हो। कोर्ट आपको बिल्कुल बरी करेगा। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, मैंने आत्मरक्षा में किया, मैंने जो किया अपने आप को बचाने के लिए किया। यह कुदरत का नियम है, कानून का नियम है। अपने को बचाने के लिए आप किसी को भी निपटा सकते हो, ठीक है ना। और अपने घर में आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, साबित हुआ है क्योंकि वो आया ना आपके घर पे। उसके बैंक में जाकर पंगा मत कर देना, बस यही भाषा उसके बैंक में नहीं बोलनी। बैंक में बोलो तो बिल्कुल वीडियो कैमरा चलते हुए होना चाहिए। थाने में जाओ तो वीडियो कैमरा चलता हुआ हो। अपने घर में वीडियो कैमरा ना चलता हो, ध्यान रखना, फिर निपटा लो, कोई चक्कर नहीं। उनको पता होना चाहिए कि इनके घर चले गए तो पंगा हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा ना जी, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भाई को सिबिल खराब होने का डर लगता है तो भाई हम बता ही दें, हमने तो बताइए, समाधान एक ही है कि सिबिल खराब होना ही चाहिए आपका। आपको बैंक दोबारा से लोन ना दे, पूरे खानदान को ना दे, ये तय करना ही हमारा पर्पस है। हमारा मकसद ही है कि आपके किसी आगे किसी बच्चे को लेना ना पड़े, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, अभी बैंक सारे ध्वस्त होने वाले हैं, ये इस व्यवस्था को खराब करने वाले हैं। आपके पास, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगले 3-4 महीने में यदि आप बड़ी स्पीड से अगर अपनी संख्या बल को बढ़ाते हैं
और उस मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं, कोई साथी अगर इसके बाद की ट्रेनिंग करे या कभी भी करे, अब हमारे पास हर जिले में खूब साथी हैं। जितने साथी आप झारखंड में यहां बैठे हुए हो ना, इससे डबल साथी ऑलरेडी झारखंड में जुड़े हुए हैं। आपने प्रचार ही नहीं किया। आप ऑनलाइन प्रचार करने का सिस्टम चालू करो, फेसबुक पे एक्टिव हो जाओ, यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हो जाओ, अपनी बात लोगों तक डालना चालू करो और घबराओ मत। अभी वो विष्णु से बोला, हमने बोला तुमने ज्यादा लोगों को क्यों नहीं बुलाया? वो बोले जी हमारे पास बजट नहीं था। अरे बजट नहीं था, वो बजट तो सारे लोगों ने ही करना है, सारा जुगाड़। जितना ज्यादा लोग होंगे उतना हमारा बजट कम बनेगा और उतनी सहायता ज्यादा आएगी उल्टा। तो अगली जो भी ट्रेनिंग करें तो 500 लोगों से कम की ट्रेनिंग का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, अपना मान के चलो। ठीक है ना? 500 लोगों की ट्रेनिंग निपटा के बड़ा जल्दी हमको आंकड़ा पहुंचाना है 1 लाख तक। 1 लाख लोग कम से कम बात को समझे हुए हो। जब वहां तक बात पहुंच जाएगी फिर उनको समझ में आ जाएगा कि असली लड़ाई क्या है। तो एक जो 2-3 बात हैं जो आपको याद रखनी है कि आपका विनाश ही देश का विकास है। इसी नाम से सर्च करोगे तो वीडियो है ऑलरेडी, जिसमें आपके विकास के आंकड़ों का पूरा चिट्ठा दिया हुआ है कि आपका विकास कैसे देश का, आपका विनाश कैसे देश का विकास, क्या आंकड़े हैं। दूसरा, आप अपने आप को यदि आजाद मानते हो तो आपको निडर इंडिया चैनल पर जाकर देखना पड़ेगा। जो निडर इंडिया वाला चैनल है ना, उसके ऊपर पूरी वीडियोस की लिस्ट है। जो आज तक हम 3 साल की तो है ही है, इससे पहले वाला चैनल उन्होंने उड़ा दिया था, यूट्यूब वाला भी और फेसबुक वाला भी, वो आपको नहीं मिलेगा, बट कोई बात नहीं। मेन बिंदु ये है कि आपको चलो एक सवाल है उसको ले लेते हैं। आप में से किसी ने सवाल लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं तो सवाल ले लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा 2 बेटी उम्र 8 और 12 साल है, बेटा 11 साल का है। अंग्रेजी व्यवस्था के कारण प्राइवेट स्कूल में नाम नहीं लिखा रहा, सरकारी में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, जिसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, ज्ञान का अभाव हो रहा है, इसके लिए क्या करें, अभी कहाँ पढ़ाएं? और अभी की व्यवस्था में लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस अन्य कागज पुलिस वाले मांगते हैं, तो जो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा तो ठीक, पर अभी क्या करें? अभी तो कुछ नहीं करना है। अभी देखो, अभी आपका काम है केवल जागरण का, अभी कोई दूसरा काम आपको नहीं करना है, पंगे नहीं लेने हैं। मतलब अभी तो अपनी ताकत बढ़ाओ, उस टाइम तक अपनी ताकत बढ़ाओ जिस टाइम पर आप पुलिस वाले को यह बोल सको तुम कैसे पूछ सकते हो, तुम कौन होते हो हमसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगने वाले? नौकर मालिक से पूछेगा ड्राइविंग लाइसेंस। जिस दिन ये वाली लाइन बोलने चालू करने, ये कब बोलोगे? कि जहां आप रहते हो या जहां वो, अभी देख लो ना, चेक कर लो, जहां पुलिस वाले ने आपको रोका, चेक करो पहले दिमाग पे जोर लगा के आसपास कितने लोग हैं क्या 20-50 लोग? अगर नहीं है तो दिखा दो चुपचाप, हैं तो बोलो तुम कौन मांगने वाले, फिर पंगे ले लो, इसमें क्या है। लेकिन इतने लोग अगर नहीं है तब तक पंगे मत लो। अभी 1 लाख लोगों जब तक इकट्ठे नहीं होते, तब तक ऐलान नहीं होता, तब तक पंगे मत लो। ऐलान हो जाने दो, उसके बाद तो फिर तो बाहर आएगी, फिर तो लोग अपने आप निकलेंगे घर से बाहर। रही बात पढ़ाई वाले मामले की, अभी का सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है, गांव वालों के अच्छे से मौजूद से लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाइए। उस मीटिंग में बात कीजिए कि भाई हम अपने गांव के जो स्कूल हैं उसमें पढ़ाई का अगर लेवल बढ़ाना हो तो गांव के ही पढ़े लिखे बच्चों को तैयार किया जा सकता है क्या? गांव के पढ़े लिखे बच्चों को गांव के अंदर ही अगर आप लगा देते हो, आपको मैं बताऊं जितना आपका प्राइवेट स्कूल का फीस है, उसी फीस में एक बंदा आपके 3 बच्चों को पढ़ा सकता है स्कूल के अंदर जहां वो पढ़ा रहे हैं। मतलब उतनी तनख्वाह में 3 बच्चों की फीस जितनी बनती है ना, उसी सैलरी में। क्यों जी? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाने चला जाएगा वो गांव से ही। गांव में पढ़े लिखे लेडीज भी तो होती है ना, तो वो चली जाएंगी पढ़ाने। 5, 7, 10, 20 पेरेंट भी मिलके अगर इंतजाम करेंगे ना, तो भी 500 रुपया महीना भी इकट्ठा करेंगे, 20 पेरेंट है, 10,000 रुपया हो गया। 10,000 रुपये में टीचर नहीं मिलेगा क्या? अरे सरकारी वालों के भरोसे ही नहीं छोड़ना ना। सरकारी वाले टीचर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, वो आपके सरकारी स्कूल को बेचने के लिए बैठे हैं वहां। उनका काम सिर्फ इतना ही है, वो पढ़ाने के लिए बैठे ही नहीं है वहां।
वो तो आपकी चेक करने के लिए कितने लोगों ने बाहर लेटरिन करी है, कितने लोगों ने घर में करी है, कितने लोगों की वोट बन गई है, किन की नहीं बनी है, किन के बच्चों ने टेबलेट खा ली, कितने बच्चों के वैक्सीन लग गई, कितने बच्चों के क्या लगी, तो उसके लिए बैठे हैं। क्योंकि ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं वो पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम उन्हीं से तो ले रहे हैं, और वो हाजिरी लगाने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उनका वो लड़ाने वाले लोग नहीं है, उनके तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो मास्टर, वो तो नौकर हो गए, अब वो टीचर नहीं बचे। हमारे पास 3 व्यवस्थाएं हैं भाई, 1 मिनट भाई, चचा फिर कर लेना। हमारे पास 3 व्यवस्थाएं हैं। जब आप उधर अगर कोई सहायता राशि देने जा रहा है ना, तो एक कागज के ऊपर अपना नाम और अपनी जगह का नाम लिख के साथ में पैसे पकड़ा दो, वो अपने आप लिख लेगा। बोलोगे तो डिस्टरबेंस आएगी। हमारे पास व्यवस्थाएं 3 हैं। एक सरकारी स्कूल में व्यवस्था है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था में जैसा सिस्टम कह रहा है वैसे होगा। एक प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था है जिसमें प्राइवेट स्कूल जैसे कहेगा वैसे होगा। एक तीसरी व्यवस्था है, क्योंकि गांव का स्कूल की जमीन आपकी है, गांव की मदद से गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए या बच्चों की डेवलपमेंट के लिए अपने तरीके से सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए आप घर पे बैठे थोड़ी ना होगा, करना पड़ेगा ना, या तो आप संभालें या फिर कोई और संभाले, ये तो संभालना पड़ेगा अपने को, हैं? पढ़ाई का सिलेबस आप देखिए आपकी जरूरत क्या है। मतलब सिलेबस के लिए तो लंबी चर्चा की जरूरत है ना। आप एजुकेशन वाली ट्रेनिंग कीजिए, पहले एजुकेशन वाली बेसिक ट्रेनिंग कीजिए, फिर फाइनल ट्रेनिंग में आओगे, वहां चर्चा करने का सवाल है कि सिलेबस क्या लेना। ये भाई अपने आप को भारत सरकार घोषित करना चाह रहा है और पूरी तरह से संतुष्ट होना चाह रहा है। भाई एक ही बात है, सिंपल सा फंडा है, डिक्लेयर कर दो, अभी एफिडेविट दे करके सबको भेज दो। और किसी ने बोला कि भारत सरकार हूं और किसी ने 2 चपेड़े मारे तो फिर रोता हुआ मेरे पास मत आना। पहले अपने आसपास इतनी ताकत इकट्ठी कर लो कि जो आदमी अपने आप को भारत सरकार, अब आदिवासी लोग हैं वो अपने आप को भारत सरकार बोलते हैं, भारत सरकार कुटुंब परिवार बोलता है नहीं बोलता है, उसको टोकने की तो हिम्मत नहीं है किसी कलेक्टर की या किसी पुलिस वाले की। उनसे तो नहीं मांग सकता कोई ड्राइविंग लाइसेंस, उनसे नहीं मांग सकता कोई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कागज, कोई नहीं मांगता, उनसे मांग ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पुलिस वाले को मालूम है कि ये असल में है भारत सरकार, और ये इकट्ठे होकर के आ जाएंगे तीर भाले लेकर के, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे पास कौन है? तुम्हारे पास तो लठ लेके आने वाला एक भी नहीं है। क्या करोगे? उसको मारोगे, पुलिस वाले पे अटैक कर दिया ऐसा बोलोगे? वो सब नहीं करना। पहले अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी ताकत। मैंने बोला था एक दीवार को गिराना है तो इस दीवार को गिराने के लिए जितनी ताकत चाहिए वो ताकत बढ़ानी होगी। हम तो डिक्लेयर करने वाले हैं इसे 1 लाख लोग होते ही। तुम देख लो कब करोगे, है कि नहीं? अभी आरटीआई फाइल करनी है, करेंसी फेक है, कोई इसका फॉर्मेट क्या रहेगा और 10 रुपए जो लगते हैं इसके अलावा कोई लगेगा क्या? हमारे समाज में बेरोजगार बहुत हैं, इसका क्या समाधान है आपके अनुसार? बेरोजगारी वाले पॉइंट पे तो आपको एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। बेरोजगारी वाला पॉइंट तो यह है, एक बच्चे को रोजगार दिया जा सकता है, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा इसकी गारंटी है। परंतु जहां आपने पूछा है आरटीआई है फेक है, इसके लिए 2-3 रास्ते हैं। ये किताब जो अगर आप पढ़ लेते हो इसमें आरटीआई का फॉर्मेट ही दिया हुआ है, हमने सवाल कैसे पूछने हैं वही दिया हुआ है इसके अंदर। अगर आप किताब खरीद नहीं सकते हो, मान लो आप स्टूडेंट हो या पैसे नहीं है आपके पास, तो किसी की किताब से फोटो खींच के फॉर्मेट ले लेना, वहां से फिर अपनी आरटीआई डाल लेना। दूसरा तरीका यह है कि अपने 100 रुपए ले जाओ और बैंक में जाकर मैनेजर के पास रखकर एक आवेदन लगा दो, एक चिट्ठी लिख दो, उसको बोलो जी मेरे पास ये 100 रुपए का नोट है, मुझे इसके बदले में 50 रुपए का, 20 रुपए का या 10 रुपए का कोई नोट नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में 100 रुपए चाहिए। जो गवर्नर ने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मुझे ये 100 रुपए दे दो। किसी ने, एक भाई ने आया था मेरे पास बात, किसी ने आवेदन लगाया था ना, किसने लगाया था? वो बोले थे 100 रुपए वापस ही आ गए, 100 रुपए का नोट वापस आ गया। किसने लगाया था? वो कल ही बता रहा था कोई साथी। उन्होंने 100 रुपए का नोट लगाया,
अभी तक हमने जितने आवेदन लगाए हैं किसी में भी बैंक का या फिर आरबीआई का कोई जवाब नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा उनका जवाब आया तो टेलीफोनिकली आया। फोन आता है, वो बोलते हैं तुमको क्या चाहिए। हमारा साथी बोलता है जो हमने इसमें लिख के दिया वो चाहिए। फोन पे बताने का क्या मतलब है? हमने उसमें लिखा है ना हमको रुपया चाहिए। वो बोला रुपया किससे मांगो? बता तुम बताओ किससे मांगो? बोला आरबीआई से मांगो। अच्छा आरबीआई से मांगो, तुम कहां से लाकर देते हो ये नोट? आरबीआई से लाके देते हैं। तो जो ये लाके देते हो वो भी लाके दे दो। भाई गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी के मालिक को जाके थोड़ी टक्कर मारेंगे हम तो वर्कशॉप में जाएंगे ना, जो लोकल एजेंसी होगी वहां जाएंगे। आरबीआई की एजेंसी कौन है? बैंक है ना। तो हमने तुमसे मांगा है, तुम ऊपर से मांग कर दो, उनसे लिख कर लो, वो तुम्हारी सिरदर्दी है। हमने तुमको अपना एप्लीकेशन दे दिया है, तुम हमको हमारा नोट वापस नहीं करना, तुम हमारे रुपए दे दो। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है। आज तक आया ही नहीं किसी का रिप्लाई। ये बड़े चोर हैं, बैंक वाले बहुत बड़े चोर हैं। वैसलीन के साइड इफेक्ट पे पूछ रहे हैं। वैसलीन में जानबूझ के बोल रहा हूं, समझ गए ना वैसलीन का मतलब? वो जो दो लगवाए थे जिनका सर्टिफिकेट मांग रहे थे। इसके साइड इफेक्ट के ऊपर तो सिंपल सा फंडा है। इस साल में बड़ा खतरनाक दौर आने वाला है 2025 में, मतलब इस साल नहीं अगले साल 2025 का दौर थोड़ा सा टफ होगा। उस टफ दौर से बचने के लिए जिनको साइड इफेक्ट आने शुरू हो चुके हैं, घुटने में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, एलर्जी रहती है, आंखों से पानी बहता है, या जोड़ दुखते हैं, या फिर सुस्ती रहती है, काम करने का मन नहीं करता, नींद आई रहती है, इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार ज़्यादा रहता है, या हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, ब्रेन हैमरेज है, लकवा है, नपुंसकता है, बांझपन है, इस तरह की दिक्कतें, पीरियड्स में इरेगुलरिटी महिलाओं में है। अगर इस तरह का कोई समस्या आ रही है, आ चुकी है, मतलब शुरुआत हो चुकी है, तो फिर तो आपको डिटॉक्स करने में लगेगा समय ज्यादा, और ज्यादा ऊर्जा भी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर साइड इफेक्ट नहीं आए हैं तो उसके लिए डिटॉक्स किट मंगवा लीजिए। अभी तक सबको ही फायदा हुआ है भाई, पहले से रखना था लिख के, सबको ही लाभ हुआ है, किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। तो आप वो डिटॉक्स किट के लिए नंबर नोट कर सकते हैं 8557857235। ये तो रविंद्र भाई ने भी आपको बताया था, शायद कल बताया था। तो जिनको नहीं, वो होंगे नहीं जिन्होंने ये सवाल दिया है। उसका सहायता शुल्क भाई वो मुझे अभी नहीं मालूम है। शायद उन्होंने उसकी डोज की अभी अमाउंट बढ़ाई है, मतलब उसकी मात्रा बढ़ाई है, और उसका कुछ वो भी रिवाइज किया है। तो वो 1100 रुपए शायद पहले लेते थे, अब नहीं मालूम है। तो एक बार पता कर लेना एक किट का, ठीक है? तो सवाल है कि जंगल के वन विभाग वाले, नंबर पता लग गया ना, सबके पास हो गया 8557857235। जंगल के वन विभाग वाले कांटे वाले तार से घेर रहे हैं और जहरीला सांप छोड़ रहे हैं। मतलब कहां घेर रहे हैं? जंगल को घेर रहे हैं, मतलब ये आदिवासी इलाके से में। वो तो ट्रेड्स काट रहे हैं, मिट्टी का गड्ढा। नहीं, देखो एक चीज समझो आप, मतलब सबसे पहले ये देखो, जितना ये एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, फिर एक आपका आता है डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, फिर एक आता है आपका एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अरे भाई रुक जा यार, जितने भी ये ट्रिब्यूनल है वो बैंक के फेवर में नहीं। असल में ये जितने भी ट्रिब्यूनल है ना, ये ट्रिब्यूनल असल में कानून को बाईपास करने के लिए बनाए गए हैं कि नियमों पर चलेंगे, कानून पर नहीं चलेंगे। पहला पॉइंट इनका ये है। और दूसरा, ये वन विभाग, ये तो पूरा का पूरा खेल ही इसलिए है, रचा इसलिए गया है वन विभाग के नाम पर, कि भाई वन विभाग कह करके ये जमीन वन विभाग की है, यहां पर एंट्री एनक्रोचमेंट जो है वो सजा हो जाएगी, इस टाइप की बातें हैं। विभाग की कैसे हो गई? भारत सरकार की है ना। भारत सरकार को पता नहीं है कि तुम्हारी है, भारत सरकार को यह भी नहीं पता कि तुम भारत सरकार हो। ये अवेयरनेस का मसला है दोस्तों। इसमें वन विभाग वालों को देखो, पुलिस को
जुडिशरी को, बैंक वालों को, और ये जितनी अर्थव्यवस्था के इनके ये बाजार है, जितना भी ये प्राइवेट कंपनियों को, आईटी कंपनियों को, मोबाइल कंपनियों को, इस पूरे जाल को एक झटके में तोड़ा जा सकता है अवेयरनेस के जरिए। सोचो आप, कोई घटना हो रही है, 1 लाख लोग पूरे देश से एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। पहले तो उस रैली के लिए, उस जगह के लिए लोग एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं। अपना तालकटोरा वाला स्टेडियम में कौन कौन गया था? इतने सारे लोग गए थे। आप में से सोशल मीडिया पर कौन कौन है? बहुत भयंकर प्रचार हुआ था कि नहीं हुआ था? मतलब आप ये सोचो कि हम थे ही थोड़े से लोग, अभी इतना प्रचार हो गया था कि पूरे देश में तालकटोरा स्टेडियम वाले इवेंट के अलावा उस पे सोशल मीडिया पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी आपको, जब आप YouTube के ऊपर खुद लाइव आना शुरू करोगे खुद से, जब आप Facebook के ऊपर खुद लाइव आओगे, जब ट्विटर वाला जो प्लेटफॉर्म है, जिसको एक्स वाला प्लेटफॉर्म कहते हैं, उसके ऊपर तुम अकाउंट बना करके अपना एक प्लेटफॉर्म चालू करोगे, लोगों से मिलना चालू करोगे, चारों तरफ आपको वही इवेंट नजर आएगा। इवेंट होने से पहले तो उसका नाम कुछ और रखेंगे, इवेंट होने से पहले तो रखेंगे कोई रैली का नाम, और इवेंट होने के बाद जब उसका प्रचार होगा, क्योंकि उनको तो बताना पड़ेगा, अभी हम कहेंगे हम तो रैली कर रहे हैं, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है कि नहीं? और वहां आने के बाद फिर जो ऐलान होगा, बस उसका प्रचार आपको फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर करना है, हर घर तक पहुंच जाएगा ना। डिक्लेयर उस दिन अपने आप को कर देना है ऑनलाइन। जिस दिन 1 लाख लोग डिक्लेयर कर देगा, पूरी सोशल मीडिया पर डिक्लेरेशन ही डिक्लेरेशन होगा और कुछ नहीं होगा। डिक्लेयर करके सोशल मीडिया को भी बैन करवाना है। आई बात समझ में? ये सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एंटी सोशल है। इसका भी उस दिन बोरिया बिस्तरा उठाने का रास्ता तय कर देना है कि 1 महीने के अंदर अंदर अपने दोस्तों से संपर्क साध लो, और फिर अभी ये सारे अकाउंट जो है बंद करने हैं। अब हमारे को इनकी जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इनके चक्कर में। भाई दिखाई दे रहा है ना बर्बादी, साफ साफ बर्बादी दिखाई देने लगी है अब हर किसी को अपने बच्चों की। और इतने लोग तो अपना ही प्लेटफॉर्म जारी कर लेंगे यार, अपना ही न्यूज चैनल खोल डालेंगे, काय को घबराते हो? डीएम का ऑर्डर आ रहा है, क्या करें सरफेसी एक्ट के तहत? मैं फिर से बात बोल रहा हूं, यह क्वेश्चन मेरे पास पहले भी आया है। सरफेसी एक्ट अपने आप में ही फ्रॉड है, इसकी लड़ाई, इसके लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी चल रही है ऑलरेडी। उससे पहले आपको कोई ऐसा वकील अगर ढूंढ लीजिए जो अगर मिलता है आपके शहर, आपके आसपास, जो सरफेसी एक्ट के अंदर चल रही जो उसकी कमियां हैं उनको निकालने की हिम्मत रखता हो, जो सरफेसी के ऊपर काम कर रहा हो। तीसरी बात, जब ऑर्डर ही लेकर आ गए हैं, देखो पहली बात तो सारे प्रयास करने हैं ऑर्डर लेने से पहले। कई बार ये प्रयास काम कर जाते हैं और एक आध बार ऐसा भी होता है कि ये प्रयास काम नहीं करते हैं। उस केस में आपके पास गांव, समाज, पड़ोस और संख्या बल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद भी अगर वो आ जाते हैं और वो ताला लगा ही देते हैं तो शाम को फिर तोड़ लो, इसमें क्या है? अगले दिन ताला तोड़ने में क्या दिक्कत है भाई? अब ये तो पंगा ये हो गया कि तो सारी चीजों में बिल्कुल यहां तक जब गर्दन तक आ जाती है तब हम चलते हैं। अब हमारी क्या गलती है भाई इसमें? मान लो कर्जे वाले मसले पर इस किताब को खरीदने की या इस किताब को पढ़ने की जहमत हम नॉर्मल आदमी ने क्यों नहीं उठा पा रहे भाई? हमसे क्यों नहीं पढ़ा जा रहा भाई? पढ़ने की आदत नहीं छोड़ी, एक तो रखी, बचपन से पढ़ने की आदत नहीं बनाई हमारी। दूसरा, हमें लगता है हमारे को जरूरत नहीं है। तीसरा, बहुत स्लो हैं हम लोग कि हमें जरूरत नहीं है इसलिए हम लगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों की मतलब दर्द में अभी हमारे को दर्द होना शुरू नहीं हुआ है। तो जिनको तकलीफ है वही लोग आपस में दूसरे तकलीफ वाले लोगों को इकट्ठा कर लो। जैसे हमारे कैथल और जींद जिला में है, वो जो लोन वाले साथी है उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। अब मतलब उन लोगों ने क्या नेटवर्क खड़ा किया, गजब। अब वो कोई दिक्कत ही नहीं आती। मतलब 100 लोग देख करके हवा निकल जाती है, जितनी मर्जी बस आई हो पुलिस वालों की, 100 लोग देख करके। आपको भी 100-200 लोग ही तो तैयार करने हैं। बस ये देख लो कि 500 लोग तैयार करोगे तब जाकर के 100 की संख्या जो है वो रेगुलर होगी। उसका कारण ये है
कभी कोई कहीं शादी में गया है, कभी कोई किसी और काम से गया है, कभी किसी के पास तेल के पैसे नहीं है, कभी कोई सोचे यार रोज रोज मैं क्यों जाऊं, इस हफ्ते तुम चले जाओ, अगले हफ्ते कोई और चला जाए, अगले हफ्ते कोई और चला जाए, ऐसे करके मिल बांट के इस काम को किया जा सकता है। तो संख्या बल के अलावा देखो गुंडागर्दी का तो कोई जवाब नहीं हो सकता ना। जब अपन ने कागज दे दिए, जब अपन ने सारी सच्चाई बता दी, जब हमारी बात का उनके पास जवाब भी नहीं है, कलेक्टर के पास जवाब नहीं, डीएम के पास जवाब नहीं, पुलिस वालों के पास जवाब नहीं, बैंक वालों के पास जवाब नहीं, किसी के पास जवाब नहीं, और उसके बाद भी ताला लगाने आ रहे हैं, भाई इस गुंडागर्दी का क्या सोल्यूशन हो सकता है बताओ? है ज्यादा हिंसक होने लगोगे तो नक्सली बना देंगे और कर देंगे अटैक। फिर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को बोला आधार कार्ड नहीं बनवाना, बोलता है स्कूल में रहेगा तो बनवाना पड़ेगा, हमने लिखित मांगा लेकिन नहीं दे रहा, इसका लड़ाई कैसे लड़े? भाई एक बार प्रिंसिपल को घर तो भेजने दो बच्चे को यार, मतलब ऐਵੇਂ ही डर जाते हो यार, बच्चा पेपर नहीं दे पाएगा। पहली बात तो दिमाग में एक बात सोचो, एक साल नहीं भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर सोचो आपने, सबके घरों में हम सब लोग जो है ना किसान परिवार से कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में किसी गांव से संबंध रखते हैं। गांव वालों के पास, भाई रुक जा, गांव वालों के पास कम से कम एक साल का राशन घर में जमा रहता है कि नहीं रहता है? सबके पास रखा होता है। सरकार ने बोला, सरकार तो नहीं बोलूंगा, गुंडों ने बोला, अपने गुंडों के जरिए कहा, लोकल गुंडों के जरिए, कि तुम्हारा राशन बंद हो जाएगा, मतलब फ्री की चीज मिलनी बंद हो जाएगी। तो हमें डर लगने लगा, तुमको इधर नहीं जाने देंगे, तुमको उधर नहीं जाने देंगे, तो हम डर गए हैं भाई। उन्होंने रोका नहीं, कुछ नहीं, डर गए हम पहले ही। पहली बार जब किसी डीएम ने यह बोला कि तुम्हारा यह नहीं होने देंगे, उसी वक्त कोई आदमी खड़ा होकर कहता तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो उसकी औकात नहीं रहती थी आगे बोलने की। या हम गांव वाले संगठित होकर अगर यह कह देते कि एक साल अगर हम कहीं नहीं जाएंगे तो आग नहीं लग जाएगी, तूफान नहीं आ जाएगा, अगर एक साल तुम हमको बस में नहीं चढ़ने दोगे, हमें नहीं चढ़ना तुम्हारी बस में, नुकसान उनका होता है भाई, उनका होता है। अगर हम उनके चीजों को इस्तेमाल करना बंद कर दें तो हमारा नहीं होता है, हम डरते हैं हमारा हो रहा है। अरे तुम स्कूल में भेजना बंद कर दो, हवा निकल जाएगी उनकी, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड उनको वापस देने की बात करो, उनकी हवा निकल जाएगी। उनको बोलो तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनके हवा निकल जाएगी। उनको आप बोलो तो सही, स्टैंड तो लो आप कि मेरा बच्चा है, नहीं कर सकता, तुम ये नहीं कर सकते, हम इस साल फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई मतलब गुलामी, ध्यान रखना। हटा लो ऐसे ऐसे स्कूल से, ऐसे घटिया प्रिंसिपल, ऐसे घटिया स्कूल से तो अपने बच्चों को हटा लो। ऐसे दरिंदे मास्टरों के पास अपने बच्चों को मत भेजो, अपना इंतजाम खुद कर लो। शिक्षा मास्टर का काम नहीं है, शिक्षा टीचर का काम नहीं है, मां बाप का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है, शिक्षा समाज का काम है। हम समाज के लोग इकट्ठे होकर के अपना स्कूल नहीं खोल सकते क्या? भाड़ में जाओ सरकारी भी और भाड़ में जाओ प्राइवेट भी, ये समाज का है, लो समाज वाले में खोल लो, क्या दिक्कत है? और समाज वाले में अपने बच्चे को वो सिखाओ जो जिंदगी में काम आना है, उनको नौकर बनने की ट्रेनिंग देने दो, क्या दिक्कत है? पर जागरण करने चलोगे तभी तो। और अभी तो ये बात बोलने की अगली लाइन है, जिनको आप सरकारी स्कूल बोल रहे हो ये किसके हैं? जमीन गांव ने दी हुई है, इस पे बिल्डिंग बनाने के लिए दान गांव के लोगों का है, समाज के स्कूल थे ये, याद हो अगर आपको, मेरे को ध्यान है। गांव में 3 स्कूल होया करते हमारे वहां, मैं आपको बताता हूं। एक स्कूल खोला था हमारे चंद्रहास मास्टर जी ने, एक स्कूल खोला था रामेश्वर मास्टर जी ने, और एक स्कूल था जो सरकारी जिसको आजकल बोलते हैं। तो जब गांव वाले बात करते थे तो वैसे बात करते थे, कौन से स्कूल में भाई? वो बोलते थे चंद्रहास आड़े में, दूसरा बोलता था ना रामेश्वर आड़े में, और तीसरे बोलते थे गांव आड़े में। जो तीसरा स्कूल था वो गांव आड़ा स्कूल था, सरकारी स्कूल नहीं था, वो गांव का ही स्कूल है।
वो मैं इसलिए नहीं बोला उस टाइम पे, अलग स्कूल खोलने की बात मैंने इसलिए करी थी कि जिस दिन 1 लाख लोग वहां पहुंच जाएंगे उस दिन ये सारे सरकारी मास्टर स्कूल से बाहर करने हैं और अपने समाज के मास्टर जाएंगे वहां। हमें नहीं चाहिए सरकारी मास्टर। जाओ, स्कूल सरकारी नहीं है तो मास्टर भी सरकारी नहीं होगा। स्कूल गांव का है तो मास्टर भी गांव के होंगे, बात खत्म, छुट्टी। इतनी देर तो रुक जाओ, या फिर आदमी इकट्ठे कर लिए होते तो ये सवाल नहीं होता। अरे भाई अभी जल्दी मत करो यार, अगर आधार कार्ड कैसे सिलेंडर करें? आपके आधार कार्ड सिलेंडर करने से कुछ नहीं होगा। सरेंडर कुछ नहीं करना अभी तो आदमी इकट्ठे कर लो, कुछ नहीं है। और बाकी कुछ कोई फालतू चक्करों नहीं है। आधार कार्ड बस किसी को मत दो, बात खत्म, ठीक है ना? मतलब कोई अधिकारी बोले आधार कार्ड दो, नहीं दे देंगे भाई। वो बोलेंगे तुम्हारा ये काम नहीं होगा, ना करो। तुमको ये पैसा नहीं मिलेगा, ना मिले। तुमको सब्सिडी नहीं मिलेगी, नहीं चाहिए। तुमको पेंशन नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए। आधार कार्ड के दम पर जो तुमको मिल रहा है बस वो छोड़ दो तो बच जाओगे, वरना ये गर्दन पकड़ के तुमको ऐसे लपेटेंगे, तुम छोड़ेंगे नहीं। पहचान पत्र दे सकते हो, आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है। आधार के साथ में वो ऐसा करते हैं, वो आपकी जमीन का सर्वे करना, गांव का सर्वे, आपके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते हैं। जिनका लिंक नहीं है मैं उनकी करूं, मेरे पास आधार ही नहीं है, मेरा कभी बनाया ही नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने आधार लिंक नहीं करवाया है, जिनका लिंक है उनकी बात अलग है। मेरे गांव में लगभग सभी लड़के जो मैट्रिक या इंटर पास हैं सभी नशा करते हैं और सभी बेरोजगार हैं। मेरे ख्याल से इसका उपाय हमने बता दिया ना। आप या मैं समाधान नहीं कर सकता दोस्तों, यह विषय आपका और मेरा नहीं है, यह विषय समाज का है। समाज को जब इसकी जरूरत महसूस नहीं होगी तब तक यह कुछ नहीं होगा। जब तक गांव के लोग अपने आप इस बात पर चर्चा करने नहीं लगेंगे और खुद से कुछ करने नहीं लगेंगे तब तक इस पर कुछ नहीं हो सकता है। हां, यह पक्का है कि सरकारी एजेंसी का कोई आदमी इस पर कोई काम कभी नहीं करेगा। यदि इस पर कोई काम कर सकता है तो वो समाज के लोग ही कर सकते हैं, और समाज के लोग केवल और केवल समझ में आने के बाद कर सकते हैं। और समझ में तब आएगा जब इस पे चर्चा होगी, और चर्चा तब होगी जब आप घरों से निकलोगे। मतलब समाधान की जड़ में, शुरुआत में आपका घर से निकलना है। आप घर से नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं होगा, और घर से निकलोगे तो कोई समस्या बचेगी नहीं, इसकी भी गारंटी है। क्योंकि समस्या आएगी फिर चर्चा करेंगे, फिर समस्या आएगी फिर चर्चा करेंगे। समस्या आती जाएगी, चर्चा करते जाएंगे, समाधान करते जाएंगे, और समाधान होते जाएंगे तो इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी रही बात एजेंडा 2030 के बारे में, तो आप सबको पता ही है। एक पुराना निजी विद्यालय टूटा पड़ा है, वो जमीन राज्यपाल के नाम से रजिस्टर्ड है। अब उसमें समाज का गुरुकुल स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? राज्यपाल के नाम से रजिस्टर्ड है तो पहले तो राज्यपाल से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कभी भी कब्जा ले लेगा। आप लोग तैयार करोगे, बाद में वो कब्जा ले ले। इससे अच्छा है कि पहले राज्यपाल से पूछ लो, कोई रिटर्न में उनसे कुछ ले लो कि हाँ मैं गांव के नाम इसको दे देता हूं। और नहीं तो ऐसी जगह की जरूरत नहीं है। जब गांव इकट्ठा होता है ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर किसी की जमीनों की जरूरत नहीं है। अपने पास गांव की सरकारी, जिसको हम बोलते हैं, वो सामूहिक जमीन है तो अपने पास स्कूल वाली, उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस पे थोड़ा फोकस करो आप कि हमें किसी की जमीन पर जाने की जरूरत नहीं है। LIC के बारे में जानकारी दीजिए, डूबेगा कि रहेगा। और दूसरा पोस्ट ऑफिस के बारे में, पोस्ट ऑफिस को लगभग ये लोग खत्म कर चुके हैं। आप जाओगे, जो सिंपल चिट्ठी पत्री है वो तो ये लोग उसको तो, उन चिट्ठियों को तो खोल करके ना, वो वहां पोस्ट ऑफिस में, मुंबई का जो हेड पोस्ट ऑफिस है ना, वहां तो अंदर कर्मचारियों को ये बोल दिया गया है कि ये नमकीन कुरकुरे बेच करके अपनी तनख्वाह निकालो। मतलब वहां है डूब चुका है। हाँ, मतलब अब आप पोस्ट ऑफिस को ये लोग, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है ना, ये भारत सरकार का उपक्रम था और सबसे स्टेबल था, हर आदमी तक पहुंचाने का सबसे अच्छा संचार का माध्यम था। अगर इनको अपना ऑनलाइन वाला प्रोपेगेंडा चलाना है तो पोस्ट ऑफिस को तो खत्म करना ही पड़ेगा।
तो आपके पैसे डूबने के पूरे पूरे चांसेस हैं। किसी भी एजेंसी के पास आपका पैसा जमा है, शेयर मार्केट में, बैंक में, एफडी के रूप में, एलआईसी में, या फिर पोस्ट ऑफिस में, जहां भी आपका पैसा पड़ा है उसके डूबने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अगर पैसा थोड़ा ठीक ठाक है, जितना भी हो उससे कोई धातु खरीद लीजिए जो कि अक्षय ना होता हो, जिसका जैसे चांदी हो गई या सोना हो गया, या फिर अगर पैसा और ज्यादा है तो उसकी जमीन खरीद लीजिए, खेती वाली जमीन। प्लॉट नहीं खरीदने, फ्लैट नहीं खरीदने, कबूतर खाने नहीं खरीदने, आपको जमीन खरीदनी है खेती वाली। असली धन खरीदो। गांव में रहते हो तो गायें खरीदो, भैंस खरीदो, और उस सरकार से उनको इंजेक्शन लगाने से बचो। मतलब उधर से, मतलब अपने डंगरों का इलाज अपने आप करो। ऐसा इंतजाम करो कि जंगल आधारित अपनी अर्थव्यवस्था बन सके और इस किसी एक रास्ते पर जा सके। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप सब लोग जो साथी यहां पर आए हैं, लगभग सबके सवालों के जवाब यहां हो चुके हैं, और जिनके सवालों के जवाब रहते हैं उनके जवाब आपको समय रहते किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएंगे। आप सवाल कमेंट में डालते रहिएगा, वहां से मिल जाएंगे या कहीं और से, लेकिन आपको मिल जाएंगे जरूर। आप सब लोगों को मैंने बता ही दिया है। विष्णु भाई को आप जितने सहायता राशि दें उतना अच्छा है। और कोई खाना वाना खिलाना है कि नहीं इनको? अच्छा, आपका भोजन भी तैयार है। तो मैं समझता हूं कि भोजन के बाद आप सब लोगों को निकलना भी पड़ेगा। आप सब लोग जाएंगे भी। जो लोग रुकेंगे, अगर हम लोगों का भी रुकने का हुआ तो हम बातचीत कर लेंगे, नहीं रुकने का हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। आप सब लोग अपने 2 दिन निकाल करके आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा हो जाए, बना के देख, एक बार हो जाए, चालू कर। भारत की हुंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम दोबारा से शुरू करते हैं, दोबारा चालू कर, ठीक है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, ठीक है। ये अपने नारे हैं, ठीक है। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में जय जोहार का नारा है। हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। जय हिंद। जय जोहार। तो आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।